अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ लाउंज। और मैं हूँ ज़ैनब जमील। मैं हूँ आपके साथ अमीर अब्बास। आपको हर सुबह खबरों से बाखबर रखने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज में। न्यूज़ लाउंज में हम बात करेंगे नवाए वक्त टुडे की अहम तरीन खबरों पर। इसके अलावा बात होगी आज दिन पर होने वाली सियासी, समाजी, इक्तिसादी और सकाफती तब्दीलियों पर भी। आपको खबर देंगे जिंदगी के हर पहलू और हर लम्हा बदलते मुल्की और बैनुल-अक़वामी हालात से। तबसरे, तज्ज़िये, आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियात और हम होंगे आपके साथ न्यूज़ लॉन्च में। इस प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ लाइव शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए आपको दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल करना होगी। हम सबसे पहले वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। आज के हमारे गेस्ट हैं जनाब दिलावर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। न्यूज़ लाउंज में सबसे पहले बात करते हैं नवाए वक्त पर में आने वाली आज की अहम खबरों पर। तब से शामिल करने के लिए नवाए वक्त टुडे में कैसे हैं दिलावर साहब? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का आज फिर वही खबरें हैं, कुछ पुरानी खबरें हैं जिनका तसलसल अभी तक चल रहा है। पार्लियामेंट में कुछ सिलसिला चल रहा है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो क्वेटा पहुंचा हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जिसकी सरबराही कर रहे हैं, वो वहाँ पर लापता अफराद की समाअत कर रहा है। कुछ तौहीन अदालत के हवाले से बात हो रही है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नज़रसानी के हवाले से भी बात हो रही है। तो सबसे पहले शामिल करते हैं ज़ैनब, हमारे पास खबर है जो सबसे अहम। दोहरी शरीयत का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून और ANP का एहतजाज, वॉकआउट और मुत्तहिदा ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और इसमें खुश शायद बात जो सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रज़ा रब्बानी और एहतजाज एहसन ने इस बिल पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जी बिल्कुल। असल में बात ये है कि ये इसमें ANP तो शुरू से इसको जो है वो इसकी मुखालफत कर रही है बिल की। वो थ्रू आउट कह रहे हैं कि उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं, जब तक उनको ना किया गया। सदर साहब ने इसके लिए इजलास भी बुलाया इत्तेहादियों का, उसमें भी वो नहीं माने। इसके अलावा फंक्शन लीग है जिसकी कि इस एहतजाज में हमें इतनी प्रेजेंस नज़र नहीं आई। ये सेम पेज पे गवर्नमेंट और उनके अलाइज जो हैं इस मामले के ऊपर, ये जो डुअल नेशनैलिटी बिल है इस पर नज़र नहीं आ रहे। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। जैसे मुत्तहिदा जो है बेसिकली वो इस बिल की फेवर में है, लेकिन वो टेक्निकली जो है इसके टेक्निकल पॉइंट्स पे उन्होंने अपने रिजर्वेशंस जो हैं वो जाहिर किए हैं। और इसके साथ साथ मुत्तहिदा की एक सियासत का एक स्टाइल है कि वो जब देखते हैं कि थोड़े अलाइज भी डिफ़र कर रहे हैं तो वो अपना वेट, जो पॉलिटिकल वेट है, उसको गेन करने के लिए और करने के लिए थोड़े से वो करते हैं कि गवर्नमेंट, जो रियल गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी की है, वो अखाड़े में धकेल कर फिर बाज़ औक़ात खुद पीछे हो जाए। जी हाँ, वो चाहते हैं कि फिर उनको एक तरह का वेट दिया जाए, एक पॉलिटिकल उन्हें मनाया जाए, उन्हें इस पर किया जाए, और उसके जो इस हवाले से जो फिर उन्हें जो मिले उस पर वो थोड़ा सा वो अपने जो है वो जोड़ तोड़ करें और इस तरह मज़ीद जो है काम चलाएं। ANP के इस पर बड़े शुरू से ही रिजर्वेशंस हैं। एक तो इसकी वजह ये है कि कुछ लोग जो ANP से टूट के किसी और पार्टी में गए, वो उनको मेरा ख्याल है कि इतना वो पसंद नहीं कर रहे। एक थोड़ा सा ये उनका पर्सनल भी एक प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ उनका ख्याल ये है कि ये बिल जो है, मतलब जो एक आम तासुर है, जैसे मैं खुद भी अगर आप मेरी राय लें तो आई एम ऑल्सो अगेंस्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ लेजिस्लेशन। वाई? बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि कुछ हमारे जो नॉर्म्स हैं, और आप क्या समझते हैं कि दोहरी शरीयत का हक हासिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, एज फार एज माई सेल्फ इज। लेकिन बरतानिया अगर दोहरी शरीयत के साथ दुनिया की इतनी बड़ी ताकत बन सकता है, लॉर्ड नज़ीर की दोहरी शरीयत है, सईदा वारसी की दोहरी शरीयत है, तो पाकिस्तान में अगर दोहरी शरीयत का बिल आ जाता है तो उसमें क्या हर्ज? अमीर अब्बास साहब, बात यह है कि दोहरी शरीयत के हवाले से जिन लोगों ने के नाम आपने लिए हैं, अगर ये लोग, इन लोगों की बात की जाए तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। इन लोगों ने मुल्क के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। हमारे लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो अरबों डॉलर, मतलब एक अंदाजे के मुताबिक मोर देन 13 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो भेजते हैं। एक बहुत बड़ा हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स का जो सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि हमारी बरामदात के बाद जो एक ज़रिया है वो ये पाकिस्तानी है। लेकिन हमें रिजर्वेशंस इस बिल पर उन पाकिस्तानी भाइयों की वजह से नहीं है, हमें उन पाकिस्तानियों की वजह से हैं जो जिनका नाम है मोइन कुरैशी, जिनके नाम है शौकत अजीज़, जो एक सिंपल अपना ब्रीफ केस लेके आते हैं और फिर इस मुल्क से बड़े मफादात लेके
चले जाते हैं, यानी हमें उन लोगों से शिकायत नहीं, उन लाखों पाकिस्तानी भाइयों से, हमें उनसे जो अपने पैसे यहाँ लेके आते हैं, हमें उनसे शिकायत है जो हमारे वसाइल को लूट के सिक्योर फील करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में जाके, अपने मुल्क को अपना नहीं समझते, और वो इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि कभी वो मालियाती इदारों के तवस से, कभी किसी ज़रिए से, कभी गैर मरई जो कुव्वतें हैं, जो गैर मरई सिस्टम चल रहा है एक अनविजिबल, उसके ज़रिए जो है इनविजिबल अच्छा, सिस्टम जो है इसमें एक टेक्निकल पॉइंट आपसे समझना चाहेंगे कि दोहरी शहरियत का इतलाक दो लोगों पर होगा, एक वो जो वोट देंगे और एक वो जो खुद को अवामी नुमाइंदा बनाना चाहते हैं, जो असम्बलियों में आना चाहते हैं। जी टेक्निकल पॉइंट आपसे समझना चाहूंगा कि क्या दोहरी शहरियत का इतलाक वोट देने वालों पर होना चाहिए या जो वोट हासिल करना चाह रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तानी नयाद और पाकिस्तान से बाहर हैं और वो पाकिस्तान को रेवेन्यू भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, और उनको भी हक हासिल होना चाहिए कि उनको वोट दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है, कुछ दीगर जमातें भी ये कहती हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं उनको वोट का हक मिलना चाहिए। आप समझते हैं कि उनको दे दिया जाए और जो वोट हासिल करना चाह रहे हैं उनको नहीं मिलना चाहिए? नहीं, जो देखें बात ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो वोट का हक उन्हें हासिल है बैरून मुल्क, और वो मिलना भी चाहिए, वो पाकिस्तानी है। जो यहाँ पे जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं, ये उनकी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन उनके हवाले से कहता है कि एनी पर्सन जो डुअल नेशनैलिटी होल्डर है, जो उसको जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसके पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा असम्बली है ये बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों का सहारा लेकर और उनको वोट का हक दिलाने के आड़ में ये अपने लिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो पाकिस्तानी तो बाहर हैं वो तो इंटरेस्टेड नहीं है कि इस हमारी पार्लियामेंट के या किसी के वो रुकन बने, क्योंकि उसके लिए उन्हें तो पाकिस्तान में स्टे करना होगा। तो ये वो जो अपॉर्चुनिस्ट हैं। दूसरा ये है कि हर मुल्क के देखें, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका में कोई इस तरह डुअल नेशनैलिटी होल्डर इस तरह आके जो है वो आगे बढ़ सकता है, या प्रेसिडेंट या किसी सेंसिटिव जो ओहदे हैं उन तक पहुंच सकता है? क्या इंडिया में हमारे जो नेबरहुड में हमारा जो उसमें ये हो सकता है, या किसी और बड़े मुल्क की बात हम करते हैं, चाइना की बात करते हैं, क्या उसमें ये हो सकता है? देखिए, कुछ चीज़ें हमारी जो मतलब एक हसास नोयत की बातें हैं ना, हमारे जो पाकिस्तानी लाखों की तादाद में हमारे भाई हमसे ज़्यादा मुहिब वतन जो दूसरे मुल्कों में हैं, वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि ये जो सेंसिटिविटीज़ हैं, जो हमारे जो सेक्रेट मामलात हैं, जो सीक्रेट मामलात हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये इनको फिर कैसे हैंडल किया जाएगा कि जब एक बंदा जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी वो उनका शहरी भी है और कह रहा है कि ठीक है मैं अमेरिका को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट का जो है उसको सेफ गार्ड करना है, और दूसरी तरफ वो ब्रिटिश को भी ब्रिटेन में भी यही बात कर रहा है, और फिर वो पाकिस्तान का एक सेंसिटिव ओहदे पे है। हम बल्कि मैं कहता हूँ कि इस बात को और आगे बढ़ाना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि इसको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स तक रखना चाहिए, बल्कि जो भी दूसरे जो सेंसिटिव ओहदे हैं जो कि मुंतखब नहीं हैं, जैसे आर्मी चीफ हैं या इस तरह की चीज़ें, ये तो है आर्मी चीफ की हद तक, या इससे सिविल सर्वेंट्स हैं जो उनको हम अच्छे ओहदों पे जो अहम ओहदों पे। आपने बात की, एएनपी के हाजी अदील का कहना है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो हम मंसूर एजाज जैसे लोगों को जिन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो लोग पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे, उनको हम कैसे रोक सकते हैं? और हाजी अदील ने ये बात भी कही जो आपने सिविल सर्वेंट्स की बात की कि 21वें और 22वें ग्रेड के जो अफसरान हैं उनके ऊपर भी दोहरी शरीयत का इतलाक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो उनकी सारी की सारी वाबस्तगी, पूरी की पूरी जो वफादारी है वो इस मुल्क के साथ होनी चाहिए, हमारे मुल्क के साथ होनी चाहिए, और उनको कहीं भी मतलब ये है कि वो इस तरह की अगर डुअल आपके इंटरेस्ट हैं, डुअल नेशनैलिटीज़ हैं, तो इससे थोड़ा सा ये खदशा है कि हमारे जो कई जो सीक्रेट्स हैं वो उनके लिए हमारे कोई प्रॉब्लम से फेस करना पड़ सकती है। तो ये हमारे लाखों पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क हैं, who are not interested in any sort of electoral process, वो बल्कि हमारे मुल्क की हमसे ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, ये जो सेंसिटिविटीज़ हैं। तो इनका सहारा लेके जो गवर्नमेंट अगर ये 2-4-6 लोगों के लिए ये उसको अचानक ख्याल आ जाए तो वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। ऑपोजिशन का रोल आप क्या देखते हैं? मुस्लिम लीग नून इस वक्त नीम रजामंदी जाहिर कर रही है इसके ऊपर, वो चाह रहे हैं कि इस तरह का कानून आ जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले हमसे मुशावरत की जाए, और वो चाह रहे हैं कि अगर इस पर अवामी रद्द-ए-अमल सामने आता है, इलेक्शन आ रहे हैं, तो वो सारा नज़ला जो है वो मुस्लिम लीग नून पर ना गिरे, वो पीपल्स पार्टी पे गिर जाए, लेकिन वो नीम रजामंदी का एक्चुअली हुआ ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के जो सुप्रीमो हैं, जो हेड हैं,
وہ ان دنوں یورپ کے ٹور پہ ہیں, جرمنی میں ہیں. تو پہلے تو انہوں نے جا کے وہاں بڑا اسٹرانگ قسم کا ایک سٹانس لیا کہ جناب ہم نے کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا, 2-3 لوگوں کے لیے آپ یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مذاق بند کریں. پھر جب وہاں سے ایک ریئیکشن آیا, کیونکہ وہ ان کچھ لوگوں کے بھئی آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں, اس طرح اسٹرانگ ہم بھی پاکستانی اور ہیں بھی, اور اس طرح یہ, تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد بازی میں نہ آئے. تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو مطلب ڈکلائن ٹو ہز پوزیشن. لیکن جو سینٹ میں ہوا ہے اس میں تو بڑا اسٹرانگ سٹانس ہے مسلم لیگ نون کا. انہوں نے بالکل کوئی بات نہیں سنی اور انہوں نے کہا ہم یہ بل نہیں آنے دیں گے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ پروٹیسٹ کیا بلکہ اس کے بعد وہ واک آؤٹ بھی کر گئے, اور ابھی تک انہوں نے ایسی کوئی لچک ٹیکنیکلی نہیں دکھائی ہے, سوائے یہ کہ نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا, پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کو مطلب وہ اپنے تھوڑا بیک فٹ پہ آئے ہیں. اس کے علاوہ جو پریکٹیکلی جو ہے یعنی پارلیمنٹ میں جو ہے انہوں نے کوئی ایسا لچک نہیں دکھائی. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا ماضی کو دیکھتے چلیں. اگر ہم اب تک جتنے بھی قانون سازی کی گئی, آئین سازی کی گئی, اس میں عموماً سامنے یہ آتا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں یا کسی نہ کسی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جاتا ہے. سینٹ میں یہ بل پیش ہو گیا, اگر سینٹ سے منظور ہو جاتا ہے یقینی طور پر صدر کے دستخط ہونے کے بعد یہ پاکستان کے قانون اور آئین کا حصہ بن جائے گا. اس کے بعد ہم ماضی کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں یقینی طور پہ چیلنج ہوگا. اس بل میں بظاہراً ایسی کوئی بات نہیں لگتی کہ سپریم کورٹ اس بل کو کالعدم قرار دے دے یا اس کو مسترد کر دے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی قانونی اور آئینی پیچیدگی ہے کہ سپریم کورٹ اسے رد کر سکتی ہے؟ امیر عباس صاحب, اس وقت 2 معاملات ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ون از دی کنٹیمپٹ آف کورٹ لا جو ہے, اگر ہم صرف بات کریں دوہری شریعت, دوسری میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دوسری بات یہ دوہری شریعت والی ہے. کانسٹیٹیوشن از سپریم. اب وہ تصورات جو ہیں وہ بڑے پرانے ہو گئے. وہ پارلیمنٹ کی بات, وہ جب کنگ شپس آپ کے سامنے تھیں اور اس طرح آپ بات کیا کرتے تھے بریٹن میں, وہ چیزیں بہت پیچھے رہ گئیں. اب یہ دوہری شریعت کی بات ہے, اس کو تھرو آؤٹ پورے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں دیکھنا پڑے گا. تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈینز ہیں, میں کورٹ کو بھی اس میں ون آف دیم, تو وہ اس کو کیوں نہیں سیف گارڈ کریں گے پورے کانسٹیٹیوشن فریم ورک میں پاکستان کے مفادات کو. جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگ وہ والے یہاں پہ آئے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ڈاؤٹس ہیں کہ جو لوگ ایک بریف کیس کے ساتھ آئے اور بہت کچھ بھر کے اس بریف کیس میں چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کبھی اس ملک کا نام نہیں لیا اور ایک پیسہ بھی جو ہے وہ کسی بھی ترسیل زر کے نام پہ اس ملک میں نہیں بھیجا, ہم ان کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہمیں پلانٹ کیے جاتے ہیں لوگ. تو یقیناً کورٹس بھی اس کو دیکھیں گے. وہ جو نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کو سیف گارڈ کرنا بھی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں دوہری شریعت کے حوالے سے جو قومی مفادات ہیں, قوم کے جو مسائل ہیں, عوام کے مسائل, پاکستان کی جغرافی, پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کو سامنے رکھنا اور اس کا تحفظ کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. سینٹ میں بل کو پیش کر دیا گیا ہے. سینٹ میں منظور ہونے کے بعد یقینی طور پر صدر کے جب دستخط ہو جائیں گے یہ بل پاکستان کے قانون اور پاکستان کے آئین کا حصہ بن جائے گا. اس میں مزید کیا پیچیدگیاں سامنے آئیں گی, اس پر آئینی اور قانونی تبصرے جو ہیں وہ ہم آنے والے نیوز لاؤنج کے پروگرامز میں بھی شامل کرتے رہیں گے. زینب, اگلی خبر دوسری خبر ہم شامل کریں گے رحمان ملک کے حوالے سے ہے جو کہ آج کے نوائے وقت میں آئی ہے. رحمان ملک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف میری دشمنی میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ سے محروم کرنا چاہتے ہیں. سینٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے, مشیر کا عہدہ چھوڑتا ہوں. کل رحمان ملک صاحب نے بہت والہانہ انداز میں کہا کہ میں سینٹ کا جو ہے میرا عہدہ ہے اس کو چھوڑتا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کافی بیانات دیے ہیں جس میں انہوں نے جو مینلی کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ نواز شریف میری دشمنی میں اوورسیز جو پاکستانی ان کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ ایک پورے بل کو جس میں کہ آپ اپنے من پسند چیزیں بھی شامل کر دیں اور یہ دوسری باتیں بھی کریں. پھر یہ پیپلز پارٹی کا پچھلے 4 سال سے یہی سٹائل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب انہیں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ خط کیوں نہیں لکھتے سوئس حکام کو, تو وہ کہتے ہیں جناب ہم تو آئین پہ عمل کر رہے ہیں, آئین جو ہے وہ امیونٹی دیتا ہے پریزیڈنٹ کو. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پھر آپ 2 عہدے کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی تو کانسٹیٹیوشنل دیکھیں نا پریزیڈنٹ کے پاس, تو اس کا وہ دیں گے, یہ تو ٹیمپریری ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ان کا سٹائل ہے کہ وہ اپنی من پسند چیزیں بھی بیچ میں شامل کر دیتے ہیں, کچھ دوسری باتیں بھی ہوتی ہیں, پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک پیکج کے طور پہ جو ہے وہ قبول کر لیا جائے. دیکھیں, نواز شریف صاحب سے میں نے ایسی کوئی بات ابھی تک مسلم لیگ نون کے ریفرنس سے میں نے نہیں سنی کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ جو اوورسیز پاکستانی انہیں ووٹ کا حق نہ ملے. لیکن آپ اسی لیے وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ آپ جلدی میں یہ چیزیں نہ. اچھا دلاور چودھری صاحب, ہمیں یہاں پر بریک لینی ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور بات کریں گے مزید اہم خبروں کے حوالے سے.
न्यूज़ लाउंज में वेलकम बैक। नवाए वक्त की अहम तरीन खबरों और उन खबरों का तसलसल जो हम गुज़श्ता कई दिनों से जारी रखे हुए हैं उन पर तबसरे शामिल कर रहे हैं। दिलावर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा दिलावर साहब, एक और खबर है जो आज के नवाए वक्त में है। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मजीद नज़रसानी के लिए बिल पेश कर दिया गया है। आजकल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से बहुत चीज़ों को चैलेंज किया जा रहा है, जैसे कि एक और बिल पेश कर दिया गया है। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश अच्छा, की जा रही है? एक बात ज़ैनब इस हवाले से मैं करूँगा, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फनी, कि अभी तक आपने देखा है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी की साइड का बंदा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ, या अदर देन दैट, तो एक मुखालफत करेंगे। कोई बंदा आपको मिला है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जिसने इस बिल को सपोर्ट किया हो? इवन रज़ा रबानी जिन्होंने ये पिछली तरमीम को चेयर किया जो उस कमेटी को, वो भी इसके मुखालिफ। फिर एतजाज़ हसन है, उनके भी रिजर्वेशन हैं। फिर जो मज़े की बात ये है कि जो मलिक रियाज के वकील है इस वक्त जो फेस करने जा रहे हैं, रिसेंट जो अब्दुल बासत जो है, जो ये कंटेम्प्ट कोर्स में, वो भी कहते हैं कि ये बिल जो है बिल्कुल मुझे मेरी समझ से, और मैं इस पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा मलिक रियाज के हवाले से भी। चौथी तरफ आप फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को देखें, वो कहते इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, इतने बड़े हमारा एसेट, वो कहते हैं कि ये जो बिल है कौन प्रोसिक्यूट करेगा, कौन जाएगा? मुझे तो कहते हैं यूँ समझ आता है कि ये चार फखरुद्दीन हों मिल के तो फिर शायद ये इस बिल को समझ सके। तो ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। इस तरह की ये चीज़ें जो है, एक तो ये दिखाना है, अपनी मजलूमियत को बढ़ाना है कि जनाब आप अल्ट्रा वायर कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें आप लेके आ रहे हैं, और फिर आप कहेंगे जनाब देखें ये तो स्ट्राइक डाउन हो गई, देखें हम तो फिर पार्लियामेंट क्या करे। एक चीज़, दूसरी इस चीज़ को प्रोलोंग करना है। आपको पता है कल 12 तारीख है, और कल जवाब दाखिल करना है कि जनाब आप वेदर यू आर राइटिंग अ लेटर और नॉट। सिंपली उस पर भी ये इस बिल का भी हवाला देंगे जो कौमी असम्बली में पास हो चुका है, लेजिस्लेशन है। उसने कहा जी हम ये मतलब ये सारे इनको जो है वो इवन एक प्रोविंशियल मिनिस्टर तक को, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो एक तरफ रह गए ना, उनको भी उन्होंने कहा है कि वो अपने आर्टिकल 248A को उन्होंने साथ मुंसलिक किया है। बड़ी अजीब सी बात है, हालांकि उनको पता नहीं ये कि इसमें ये चीज़ें जो हैं, ये अमूर जो हैं हर एक के उस वक्त होते हैं जब वो ओवरलैप ना करो दूसरे के साथ। तो दिलावर साहब आपके साथ तो बात का सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं शहर कायद कराची में, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे काजी आसिफ गुलिस्तान जौहर में। काजी आसिफ, उमूमन शहर कायद का आगाज शहर कायद के सुबह जो है वो गोलियों की तड़तड़ाहट और बोरीबंद लाशों से होती है। सबसे पहले तो बताएं कि आज सुबह का आगाज कैसे हुआ? जनाब ये है कि जो हज़ारों सालों से सूरज निकलता है वो यही सूरज आज जो है कराची में एक नई सुबह भी लाया है। लेकिन ये शुक्र है कि आज ये गोलियों से नहीं है, लेकिन ये है कि रात जो थी वो रात जो है वो कई हिस्से की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग की वजह से लोगों ने आधी रात जाग के गुजारी है, तो आज आधी सो के, तो आज जो है वो एक नई सुबह के और नई उम्मीद के साथ लोग जो है वो काम के लिए निकले हैं। और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं एक जो एयरपोर्ट के करीब है गुलिस्तान जौहर में, और फिर यहीं पर हम मौजूद हैं और अभी लोगों के एक नई उम्मीद है और नई सुबह से के लिए काम पे निकले हैं। जी जा काजी आसिफ, आज की अहम तरीन खबरें हम शामिल कर रहे हैं नवाए वक्त से, जिसमें सबसे पहले हमने बात की दोहरी शहरियत के हवाले से। तो दोहरी शहरियत के ऊपर शहर कायद के लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है? वो क्या समझते हैं कि उनके अवामी नुमाइंदों को, वो लोग जो उन्हें उनकी नुमाइंदगी करते हैं असम्बलियों के अंदर, सेनेट में, क्या उन्हें दोहरी शहरियत का हक हासिल होना चाहिए? इस हवाले से कराची में मिला जुला रद्द-ए-अमल है, लेकिन इस वक्त हम आम लोगों के पास खड़े हैं और हम उनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए हम इस हवाले से बात करते हैं यहाँ पे मौजूद यहाँ के लोगों में कि जो है वो ख़ुद जो है इस हवाले से क्या कहते हैं। रहमान मलिक ने जो है वो सेनेट से दिया है, आपको पता है इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? रहमान मलिक बारे में तो अच्छा फैसला किया है कि सेनेट से दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? अभी उन लोगों ने जो फैसला किया वो बेहतर अपने लिए किया है फैसला, जो कुछ भी किया। अच्छा, आपको उसका फैसला अच्छा लगता है? तो अब हमें जो है वो यहाँ पे मौजूद एक नौजवान से पूछते हैं जो अभी नाश्ता कर रहे हैं कि बता दें कि जो है वो रहमान मलिक ने इस्तीफ़ा दे दिया है अपने सेनेट की, आप क्या समझते हैं? सर जी भाई से पूछें।
جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی یہ کیمرہ ہٹا دو, ہم یہی سمجھتے ہیں فی الحال ناشتہ کر رہے ہیں, ناشتہ کرنے کے ٹائم ہم کچھ بولتے نہیں. اور یہ اب ہم اس وقت حوالے سے بات کرتے ہیں کہ نہ صرف جو ہے وہ یہ دوہری شخصیت شہریت, لیکن یہ ہے کہ آپ کیا بتائیں گے کہ رحمان ملک نے جو استعفیٰ دے دیا ہے سینٹ سے, وہ بہتر کام کیا ہے انہوں نے, کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا رحمان ملک نے سینٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے. ناظرین, قاضی آصف کی طرف آپ کو دوبارہ لے کے چلیں گے. یہاں پر آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتے ہیں, ایک افسوسناک واقعہ جو کہ میرپور میں پیش آیا ہے. میرپور آزاد کشمیر سیمانی کے مقام پر فائرنگ ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں, جن میں سے 4 جو افراد ایسے تھے وہ آپس میں سگے بھائی تھے. میرپور آزاد کشمیر سیمانی کے مقام پر فائرنگ کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 4 افراد ان میں سے ایسے ہیں جو کہ سگے بھائی تھے. پولیس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ واقعہ افسوسناک واقعہ خاندانی دشمنی کے باعث پیش آیا ہے. میرپور آزاد کشمیر میں فائرنگ کے واقعے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں, جن میں سے 4 افراد سگے بھائی ہیں, اور پولیس ذرائع کے مطابق یہ واقعہ دیرینہ خاندانی دشمنی کے باعث پیش آیا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو مقتولین ہے وہ عدالت جا رہے تھے اور راستے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. خاندانی دشمنی کا شاخسانہ ہے یہ واقعہ. 4 افراد جو ہیں وہ بھائی ہیں. ٹوٹل 8 افراد ایسے ہیں جو اس واقعے کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. مرنے والوں میں 4 شخص ایسے ہیں, 4 افراد ایسے ہیں جو سگے بھائی تھے, اور جو درینہ دشمنی ہے اس کا شاخسانہ ہے یہ واقعہ. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ عدالت جا رہے تھے مقتولین, راستے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا, فائرنگ ہوئی ہے, اور ابھی تک یہ اطلاعات موصول نہیں ہوئی کہ زخمی کتنے ہوئے ہیں سب واقعے کے نتیجے میں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق بریکنگ نیوز یہ ہے کہ 8 افراد جن میں سے 4 شخص سگے بھائی تھے وہ عدالت جا رہے تھے اور راستے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, اور 8 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس واقعے کے نتیجے میں. میرپور خاص میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں 4 سگے بھائیوں سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. میرپور آزاد کشمیر کے علاقے سیمانی میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا, جس میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں, جن میں سے 4 افراد سگے بھائی ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ افراد عدالت جا رہے تھے کسی سماعت کے سلسلے میں, اور ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے. میرپور میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے آپ کو مزید بھی بتائیں گے. ایک دفعہ پھر چلتے ہیں قاضی آصف کی جانب. کراچی کے عوام تھوڑی نالا نظر آتی ہے, وہ انٹرسٹ نظر آتے ہیں کہ وہ حکومت کے بارے میں بات کریں, چونکہ کراچی کے حالات اس کا جو ہیں وہ نتیجہ ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر قاضی آصف کی طرف چلتے ہیں جو کہ لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں, اور جانتے ہیں کہ آج کی جو نوائے وقت ٹوڈے میں خبریں آئی ہیں اس کے حوالے سے جو کراچی کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی قاضی آصف. جی جناب, یہ آپ جو ہے وہ آپ جو کراچی کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے یہاں سینٹ سے جو استعفیٰ دیا ہے رحمان ملک نے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی رحمان ملک صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کل پرسوں, تو اس حساب سے تو یہ رحمان ملک صاحب نے صحیح کیا ہے, ریزائن ہی کر دیا. اچھا, وہ اور انہوں نے کہا کہ وہ ابھی اپنے جو اس وقت یہ منصب ہے وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اس حوالے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی اب یہ تو وہی جانتے ہیں کہ ہم منصب کیا یعنی کہ ان کا ہے. باقی یہ ہے کہ یہاں تو ساری چور بازاری ہے بھائی, یہاں تو کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا, سب اپنی اپنی جیبیں بھر رہے ہیں سیاستدان. یہاں ہونے والا تو کچھ بھی نہیں ہے, چاہے وہ سینٹ ہو یا کوئی بھی ہو. آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے؟ نہیں, امید کی کرنے کیا, پاکستان ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے ان سیاستدانوں کے ذریعے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ریزائن دینا چاہیے تھا, استعفیٰ دینا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اس کو تو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا, مگر ہمارے ملک میں سب سیاستدان لوگ جو ہے وہ اپنے جیب بھرا رہے, کچھ نہیں کرتے ہمارے لیے. ہم یہاں شہر میں حالات خراب ہے, ہر طرف جگہ پہ لاشیں قتل غارت ہو رہا ہے پورا کراچی میں. ہم امن چاہتے ہیں ہمارے ملک میں اور ہمارے کراچی شہر میں, مجھے امن چاہیے. اس کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہے, کیا کرے گورنمنٹ, حکومت کیا کرے؟ بس حکومت ان کے اوپر جو بھی کر سکتے ہیں, جو بھی قانون ہے, جس طرح بھی طریقہ ہے, حکومت قانون کے اندر اپنا کارروائی کر دے ان لوگوں کے اوپر, تاکہ کراچی میں امن بن جائے. قاضی آصف, کراچی کی سب سے زیادہ سیاسی طور پر مقبول ترین جماعت اور جس کی نمائندگی بھی سب سے زیادہ ہے کراچی کے حوالے سے سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے. جبکہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ نہ تو کھل کے اقرار کر رہی ہے اور نہ ہی کھل کے انکار کر رہی ہے. نیم دلی نظر آ رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے, اور کچھ تحفظات کا اظہار انہوں نے ضرور کیا ہے. ممکنہ طور پر ان کے بھی کچھ ایسے اراکین ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں. کراچی کے لوگ اپنی منتخب جماعت کے حوالے سے کہیں گے, مختصر بتائیے گا.
मतलब ये है कि कुछ लोग जो है यहाँ पे खुद मुत्तहदा के हवाले से उनकी जो पॉलिसी, जैसे आपने खुद कहा कि वो पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, उनका एक हवाले से जो दोहरी शरीयत के हवाले से जो पॉलिसी है उस पर तो वो शायद जो है वो कुछ ना कुछ ले दे के हिमायत कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी जो असेंबली में बिल पेश हुआ उस हवाले से उनकी पॉलिसी अभी तक वाज़ेह नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो शहरी हैं उस हवाले से उनको अभी तक तैयार नहीं किया गया है कि वो क्या करें या क्या ना करें, लेकिन इस हवाले से मुतहदा की पॉलिसी अभी वाज़ेह तो नहीं हुई, लेकिन अभी हम यहाँ से पूछते हैं इनसे कि वो बताएं कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं। तो अभी जो है वो हुकूमत के हवाले से जो पॉलिसी है वो मुत्तहदा के हवाले से सवालात तो यहाँ पर मौजूद हैं शहर में। अच्छा काजी आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कराची के लोगों से मिलवाया, अभी बात भी की आज के खबरों से। अच्छा दिलावर चौधरी साहब, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे आपसे हम। आज एक और खबर छपी है नवाए वक्त में, नेटो सप्लाई बहाल होती है। अमेरिका की जानिब से कहा जाता है कि हकानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये क्या इसका मतलब है? अमेरिका फिर पाकिस्तान से डू मोर करवा रहा है? पहली बात तो ये है कि हम जिस पार्लियामेंट को बालादस्त कहते हैं, वही जो मैं बात कर रहा था कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी रही है कि अपने मफादात के लिए सारी बातों को उसमें शामिल कर देना। तो जब इनके मफादात होते हैं तो वो ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, पार्लियामेंट को माना जाए, पार्लियामेंट इज़ द मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये पहली बात ये है कि ये हमने जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट की जो है उसको बिट्रे किया है, रेजोल्यूशन को, जो नेटो सप्लाई के हवाले से। अब थोड़ी इनसफिशेंसी पार्लियामेंट की भी है कि हमने ये तो तय किया, माजरत के साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये तो तय किया कि हम ये करेंगे, माफ़ी मंगवाएंगे, फिर उसके बाद हमें ये भी पता था कि प्रेशर आएगा कि जब हम नेटो सप्लाई बहाल करेंगे तो अमेरिकन के ऊपर प्रेशर जो है वो कम होगा और फिर रिजल्टेंटली वो हम पे उसी तरह कि हकानी ग्रुप को किस तरह टारगेट करें, आप ये करें, आप वो करें, ये होना था। जी हाँ, ये 7 महीने के बाद ये होना था, लेकिन हमने इस पर कोई गौर नहीं किया कि उसके बाद हम कैसे उनको हमने एक रिटर्न एग्रीमेंट में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हमने इन चीज़ों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, जो कि इस तवज्जो के मुतकाज़ी थे कि उस वक्त हम ये करते। अभी भी वक्त है कि हम उनको कहें कि जनाब आप देखें, हमारी सॉवरेनिटी का ख्याल रखें, आप ये ड्रोन्स बंद करें और ये आप हमें डिक्टेट करना बंद करें, हमारी खुद मुख्तारी का ख्याल रखा जाए, नो मोर और मजीद किस मोर का मुतालबा किया जाएगा, इस पर भी बात जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का न्यूज़ लाउंज में, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो लाहौर से आपको बताएंगे कि लाहौर के शहरी क्या सोचते हैं। वेलकम बैक इन न्यूज़ लाउंज। हम आपको बताएंगे कि बहबूद आबादी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से वक्त न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। निज़ामे कुदरत का क्या कहना, दुनिया में हर मिनट बाद 5 नफूस में से 2 अब्दी नींद सो रहे हैं, मगर इसके बावजूद आबादी में इजाफा जारी है। दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान की आबादी भी जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, आलमी इदारों का कहना है कि अगर ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहा तो 2050 तक आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आबादी में मुसलसल इजाफे की बुनियादी वजह लोगों में तौलीदी अमल से लाइल्मी है। आबादी में इजाफे की वजह से खुराक और दूसरी बुनियादी जरूरियात जिंदगी में कमी वाक़ई हो रही है, जिसके बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद अनगिनत मसैल से दुचार है। महकमा बहबूद आबादी पंजाब का आबादी को कंट्रोल करने के सिलसिले में काविशों और संजीदगी का तो क्या ही कहना। वक्त न्यूज की टीम डायरेक्टर जनरल पंजाब कैसर सलीम से आबादी में इजाफे से मुतल्लिक अदादो शुमार हासिल करने गई तो मौसूफ ने यह कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि वो थके हुए हैं, इसलिए उनका बात करने का मूड ही नहीं। नाजरीन इस बात से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस अहम महकमे का डीजी और दूसरे अफसरान आबादी कंट्रोल करने के हवाले से उठाए गए इकदाम के बारे में कौम को आगाह करने को तैयार नहीं, वो अपने फराइज कितनी लगन के साथ अदा करते होंगे। मलिक अरशद आसम, वक्त न्यूज, लाहौर। आलमी यौम आबादी के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी। बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है ज़ैनब, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर का बहुत बड़ा मसला है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन एक आइडियल तरीके से पॉलिसी बना रहा है आबादी को रोकने के लिए, शरह अफजाइश को रोकने के लिए। चीन के अंदर एक दौर ये था 1960 से पहले कि जब ये समझा जाता था कि चीन की आबादी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा चीन खुशहाल होगा।
یہ माओ के दौर की बात है और उस वक्त आबादी ज़ैनब इससे तक बढ़ गई कि 550 मिलियन से दुगना होकर तकरीबन 900 मिलियन तक चीन की आबादी पहुंच चुकी थी। और उसके बाद डेंग ज़ियाओपिंग का जब दौर आया तो उन्होंने 1978 या 1979 में एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसको वन चाइल्ड पॉलिसी का नाम दिया गया, और वो आज तक ज़ैनब चीन के अंदर काफ़ी मकबूल है। और इस पर लोगों को इंसेंटिव्स दिए गए, रिवॉर्ड दिए गए कि अगर कोई शादीशुदा जोड़ा जो है वो रज़ा कराना तौर पर सिर्फ एक बच्चे तक खुद को महदूद रखता है तो उसको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, रिवॉर्ड दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो इंतहाई नागुफ्ता है। अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो 1.9% शराब ज़ायश है। पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है लेकिन उस लिहाज से जो वसाइल हैं वो नहीं बढ़ रहे, जिसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं। आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अगर गुज़िश्ता 10 सालों में आबादी का अंदाज़ा लगाया जाए तो मेरा ख्याल है डबल से ज़्यादा आबादी हो चुकी है पाकिस्तान की, लेकिन वसाइल अभी तक उतने के उतने हैं। और जो मसाइल हैं यही वजह है जो मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आबादी हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है लेकिन उसके मुताबिक हमें जो वसाइल हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। और पाकिस्तान की आबादी के हवाले से आपने रिपोर्ट भी अभी मुलाहिजा किया, मलिक अरशद आसिम की रिपोर्ट आपने जो मुलाहिजा की उसमें उन्होंने बताया कि जो आला हुकाम है उनसे जब बात करने जाया जाता है तो वो तैयार नहीं है बात करने के लिए। दुनिया की कुल आबादी जो कि 7 अरब है, 7 अरब कुल आबादी का पाकिस्तान जो है वो 3.25% है। 242 ममालिक है तकरीबन दुनिया के कमोबेश, और 242 ममालिक में से पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क बन चुका हुआ है। और आदाद शुमार के मुताबिक अगर इस आबादी को रोका ना गया गया तो 2050 तक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन सकता है। इस वक्त दुनिया की कुल आबादी जो कि 7 अरब है, पाकिस्तान 7 अरब के हिसाब से 3.25% बनता है दुनिया की कुल आबादी का, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। और हुकूमत और खास तौर पे पाकिस्तान का महकमा बहबूद आबादी शराब ज़ायश को रोकने में क्या किरदार अदा करता है, हम आपको ये बताते हैं कि सूबाई बहबूद आबादी के हेड ऑफिस में हमारे नुमाइंदे इस वक्त बैठे हैं, ख्वाजा नसीर, उनके पास चलते हैं। इस वक्त वो कुछ आला हुकाम के साथ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। जी ख्वाजा नसीर। जी ज़ैनब, इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आज 11 जुलाई को मनाया जा रहा है और इस वक्त हम लाहौर में सूबाई महकमा बहबूद आबादी का जो हेड ऑफिस है यहाँ मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू करेंगे सूबाई सेक्रेटरी बराए पॉपुलेशन वेलफेयर अल्ताफ इज़्ज़त खान साहब हमारे साथ मौजूद है, जबकि हमारे साथ दूसरे मेहमान जो यहाँ मौजूद है इसी हेड ऑफिस के अंदर वो यूनाइटेड नेशन के जो स्पोर्ट प्रोग्राम है फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब के लिए उसके इंचार्ज डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद है। पहले बात करेंगे हम अल्ताफ इज़्ज़त खान साहब से जो कि सूबाई सेक्रेटरी है पॉपुलेशन वेलफेयर के, उनसे जानेंगे कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को अपना प्रोग्राम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए पंजाब के अंदर किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और पंजाब में पॉपुलेशन के किस किस्म के मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है खान साहब, ये बताएं कि पॉपुलेशन वेलफेयर का जो प्रोजेक्ट है पंजाब की सतह पर उसमें क्या आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? आपको पता है कि आज आलमी आबादी 2012 है, इस हवाले से आज दुनिया भर में आलमी यौम आबादी मनाया जा रहा है। 11 जुलाई है। दुनिया भर की आबादी 7 अरब तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता बरस तकरीबन अक्टूबर नवंबर 2011 में जो आदाद शुमार आए थे उसके मुताबिक दुनिया की आबादी 7 अरब तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान दुनिया की कुल आबादी का 3.25% है। तकरीबन 18 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो चुकी है पाकिस्तान की। अभी हाल ही में 2011 में दोबारा से ये सिलसिला शुरू हुआ था कि पाकिस्तान की आबादी को दोबारा से शुमार किया जाए। खाना शुमारी की जा रही थी, मरदम शुमारी की जा रही थी। अभी तक उसके वाज़े आदाद शुमार तो हुकूमत ने जारी नहीं किए हैं, लेकिन अंदाज़ा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 18 करोड़ से बढ़ चुकी है। और अगर इस आबादी को ना रोका जाए, हम पंजाब की बात जिस तरह कर रहे हैं, इस वक्त ख्वाजा नसीर मौजूद है सूबाई महकमा पंजाब के सूबाई महकमा बहबूद आबादी में, तो पंजाब की आबादी जो है वो भी तकरीबन 9.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान में शराब ज़ायश 1.9% हो चुका है। 5 बिलियन कम है जो कि हमारे पे एंड अलाउंसेस को भी पूरा नहीं करता। और दूसरा जो मसला है वो जब फंड हमारे पास पूरे नहीं हैं तो हम पूरे तौर पर सूबा में जो महकमा है फंक्शनल नहीं है, पूरे तौर पर काम नहीं कर रहा, स्टाफ की कमी है, जिस वजह से हम जो कि यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारा सेटअप है वो पूरे तौर पर काम नहीं कर रहा और इस वजह से
पिछले 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत को भी हमने कहा, और सूबाई हुकूमत हमें हर साल जो हमारे पे एंड अलाउंसेस है वो पूरे कर रही है, लेकिन पे एंड अलाउंसेस के अलावा जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है उसमें हमें इस वक्त मसाइल हैं। अच्छा खान साहब, ये बताएं, ये तो आप में फेडरल गवर्नमेंट आपको उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह सपोर्ट करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को। ये बताएं कि पाकिस्तान में जो एक अवेयरनेस है, लोगों का खुद से एक जो होता है, लोग खुद से इनिशिएटिव लेते हैं कि बच्चे कम ही अच्छे, पाकिस्तान में इसके सूरत हमेशा इससे उल्ट चली है। हमारे यहाँ पर रिलीजियस माइंडेड भी लोग कहते हैं कि जी कम बच्चों को अगर पैदा करेंगे तो फिर वो पता नहीं कोई हमारे मजहबी मामला भी लोगों का, ये भी कोई रिलीजियस से भी लोग इसे कनेक्ट करते हैं। इस किस्म के मसाइल कितने हैं, आप किस किस्म के मसाइल का सामना कर रहा है इस हवाले से आपको? मैं इसमें थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 2 माह के करीब हुए हैं, लेकिन जो ज़ाहिर है मैं हुकूमत पंजाब में भी काम करता रहा हूँ, दीगर सूबों में भी काम करता रहा हूँ, ये कुछ तसव्वुर उतना ठीक नहीं है कि हमारे जो लोग हैं वो इस पे अवेयर नहीं है। लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन मसला ये है कि उनको सही तौर पर वसाइल ना होने की वजह से उनको वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेजर्स हैं या मेडिकल मेजर्स हैं वो पूरे तौर पर उनको नहीं फराहम किए जाते। अगर उनको फराहम किए जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें इनकार करेंगे या नहीं इसको फॉलो करेंगे। उनको इन सब चीज़ों का इदराक है जिनका आपने अभी तफसील बताई है। दूसरा, मैं इसमें थोड़ी सी और वजाहत कर दूं कि उलमाए कराम से हमारे आजकल पिछले 2 साल से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट मुल्तान में हमने 2 और 3 जुलाई को उलमा कॉन्फ्रेंस की है। मैंने वहाँ पे जो भी जितने उलमा कराम हजरात मौजूद थे उनमें से किसी ने हमें ये नहीं कहा कि ये वो इस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ हैं या वो इस प्रोग्राम की जो स्पिरिट है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। वो ख़ुद हमारे साथ मददगार हैं, वो उनको इस चीज़ का एहसास है। और ठीक है, वो एक्चुअली जो बात है कि उनको भी उस तरह की इन मामलात का इदराक नहीं है, उनको वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन उतने हद तक वो जो लोगों को बताना चाहते हैं अगर वो बता भी दें, लेकिन अगर हम उनको उस तरह चीज़ें फ्राहम ना करें जिससे फैमिली प्लानिंग के मेजर्स हैं, तो फिर उसमें वो लोग किस तरह उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा खान साहब, एक चीज़ और बताएं, फाइनेंशियल सपोर्ट है, तकरीबन 1 बिलियन रुपये हम इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले कर रहे थे कि 1 बिलियन रुपये तक की वो जो फेडरल गवर्नमेंट को करनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट वो नहीं कर पा रही। जब इतनी बड़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको नहीं मिल रही, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो ऐसी सूरत में जो लैकिंग होती है, जो एक बेसिक फैसिलिटी से ही लैक कर जाती है, वो पंजाब किस हद तक कर रहा है? जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि हम इस वक्त जो मुलाजमीन हैं उनके पे एंड अलाउंसेस की हद तक उन पे कर रहे हैं जो हमारे पास फंड्स मौजूद हैं, और अगर थोड़ी बहुत अगर हमें उनमें से सेविंग होती है तो वो हम ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए दे देते हैं। लेकिन वो इतनी नाकाफ़ी है कि वो जो हमारा प्रोग्राम है पूरा जो हमने प्लान किया हुआ है 5 साल का, उसको हम पूरे तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। जैसे हमारे आपको पता है कि फैमिली हेल्थ क्लिनिक हैं टीचिंग हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में, उसके बाद हमारे यूनियन काउंसिल और रूरल हेल्थ सेंटर पे हमारे फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं। फिर हमारे पास मोबाइल सर्विस यूनिट भी हैं जो हर जगह पे मूव करके हेल्प आउट कर सकते हैं। फिर सोशल मोबिलाइजर्स हैं, लोग तो मौजूद हैं, सर्विसेज भी हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन हम जब तक उसको पूरी तौर पर मेडिसिन फ्राहम नहीं करते, हम उनको पूरी तौर पर इक्विपमेंट फ्राहम नहीं करते, उनको दूसरे तरह के लॉजिस्टिक्स फ्राहम नहीं करते, तो वो कैसे पूरे तौर पर काम कर सकते हैं? ये जानना ही चाहिए कि महकमा मौजूद है पंजाब के अंदर, उस महकमे के सेक्रेटरी मौजूद हैं आपके सामने बैठे हुए हैं, उसके अलावा वो खुद कह रहे हैं कि फैसिलिटीज मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। अगर हर चीज मौजूद है, तमाम अनासिर मौजूद हैं, तो फिर आबादी की शरह पंजाब के अंदर 1.9% तक क्यों पहुंच चुकी है?
यही अपना अमीर यही बात लेके हम चलेंगे। हमारे साथ दूसरे मेहमान जो यहाँ बैठे हुए वो यूनाइटेड नेशन स्पोर्ट प्रोग्राम है फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर। ये डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद, पूरे पंजाब को इस मामले में डील करते हैं यूनाइटेड नेशन के बिहाफ पर। पहले ये सवाल हम इन्हीं की तरफ लेके चलेंगे और उसके बाद इसी सवाल को इल्ताफ़ इज़्ज़त खान साहब से दोबारा फिर इल्ताफ़ स्टूडियो से ये सवाल मुझसे पूछा गया है कि वसाइल कम है, ऑपरेशनल स्टाफ मौजूद है, तमाम लोग मौजूद है, हर एक चीज़ है, चंद एक जगह पर रुकावटें हैं, लेकिन पंजाब और पाकिस्तान में जिस तरीके से पॉपुलेशन का रैपिड इंक्रीज़ आ रहा है, 1.9 के करीब इस वक्त पर एनम हो रही है ये इंक्रीज, ये इस तरह फिर क्यों बढ़ रहा है जब लोगों में एक अवेयरनेस भी है? खालिद साहब आपके पास दोबारा वापस आएंगे। आप इस वक्त मौजूद हैं सूबाई महकमा बहबूद आबादी में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महकमा बहबूद आबादी के साबिक वफाकी वजीर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहिबा न्यूज़ लाउंज के लिए वक्त निकालने का। आपसे जानना ही चाहेंगे कि आपने पहले इस महकमे को हेड किया, आप उसकी वजीर रह चुकी हुई है। पाकिस्तान की आबादी रैपिडली बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त दुनिया की कुल आबादी का पाकिस्तान 3.25% हो चुका हुआ है। हमारे पास देने के लिए रोजगार नहीं है, तालीम के मौके नहीं है, सेहत की सहूलियात का फुकदान पाया जा रहा है। अगर आबादी बढ़ती चली जाएगी तो लोग भीख मांगेंगे, चोरियां डकैतियां करेंगे और 18 करोड़ लोग जो हैं वो पाकिस्तान पर बोझ बन जाएंगे। कौन सी ऐसी पॉलिसी अब तक आपने बनाई है जिसको एक आइडियल पॉलिसी कहा जा सके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान बनने से लेके अब तक जितनी भी हुकूमतें आई, किसी भी हुकूमत की बदकिस्मती से वो प्रायोरिटी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कर्टेल करने के हवाले से होनी चाहिए वो टॉप प्रायोरिटी एजेंडा में ना रही, सिवाय मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के, जो उन्होंने इस हवाले से जो एफर्ट की थी और कायरो में उन्होंने पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट को इकट्ठा एज अ प्रोग्राम डिफाइन किया था। उसके बाद से हम चूंकि पाकिस्तान में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है वो डोमिनेट करता रहा और इसको हमेशा पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग को मजहब के साथ जोड़ा जाता रहा और उन कंस्ट्रेंट्स और हैजर्स की वजह से प्रॉपर फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर जो थे उन पर अमल दरामद को यकीनी ना बनाया गया। जब ये हुकूमत आई तो आई टुक ओवर एज अ मिनिस्टर, डॉक्टर होने की हैसियत से और एक वुमेन एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर होने की हैसियत से मेरे लिए ये टॉप प्रायोरिटी एजेंडा था कि किसी तरह से पॉपुलेशन पॉलिसी जो है पाकिस्तान की डिफाइन हो और खास तौर पे इसको जो आपने फैमिली प्लानिंग का एक कंट्रोवर्शियल इश्यू था उसको हमने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया और उसको मदर एंड चाइल्ड हेल्थ रिप्रोडक्टिव राइट्स में कन्वर्ट कर दिया। और ये फर्स्ट टाइम हुआ कि जो आपके हेल्थ रिप्रोडक्टिव राइट्स थे वो एज ए ह्यूमन राइट्स के तौर पर रिकग्नाइज हुए और यूएन में हम उसको लेके गए और इस पर काम हो रहा था और एक अग्रेसिव स्ट्रेटेजी हम लेके आ रहे थे जिसमें हमने उलमा ट्रेनिंग और खतीब प्रोग्राम जो था उसको शुरू किया और बांग्लादेश मॉडल पे हम उसको रेप्लिकेट कर रहे थे और एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजी थी जिसमें तमाम उलमा हजरात जो हैं वो डिफरेंट सेट से जिनका ताल्लुक है उनको हमने ऑन बोर्ड लेके तो उन्हीं की गाइडलाइंस पे बेस्ड ऑन इस्लामिक फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल्स हम इसको आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अब 18 सेटलमेंट के बाद जब इसको डिवॉल्व कर दिया गया तो जिस मुल्क में NFC अवार्ड का एक बेसिक पैरामीटर और इंडिकेटर पॉपुलेशन होगी उस मुल्क में जब पॉपुलेशन सब्जेक्ट को आप डिवॉल्व कर देंगे तो आप सूबों से ये पक्को रखना है तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कर्टेल करेंगे या इसको एज अ नेशनल इशू एड्रेस करेंगे। तो ये खाम ख्याली है क्योंकि सूबों को ये पता है कि जितनी आबादी जिस सूबे की ज्यादा होगी उतना उसका NFC अवार्ड में शेयर बढ़ेगा। तो ये वो हमारे बदकिस्मती के तल्ख हकीकतें हैं, ये वो सियासी फैसले हैं जो अल्टीमेटली आपके नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज करते हैं और आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो बड़ी एफर्ट के बाद आप उसको कर्टेल करने की पोजीशन में आए थे आज फिर एक दफा वो बढ़ता जा रहा है और कोई कम्प्रीहेंसिव प्रॉपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही है, बल्कि उन्होंने जो पॉपुलेशन डिपार्टमेंट थे वो डिवॉल्व होने के बाद उनको हेल्थ के साथ जोड़ दिया और हेल्थ के अंदर वो सेकंड प्रायोरिटी पे चले गए और पॉपुलेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए और पॉपुलेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर बहबूद आबादी। हम तवक्को करते हैं कि आपकी हुकूमत
आने वाले जो कुछ अरसा उनके पास है उसमें बढ़ती हुई आबादी के इस इंतहाई संगीन मसले पर कुछ ना कुछ गौर तो जरूर करेगी। एक दफ़ा फिर आपको ख्वाजा नसीर की जानिब लिए चलते हैं। अच्छा ख्वाजा नसीर, मुख्तसरन हमें ये बताइएगा कि आप इस वक्त सूबाई बहबूद आबादी के हेड ऑफिस में बैठे हैं, आला हुकाम के साथ बैठे, आप इनसे ये पूछेगा कि क्या इनके पास कोई हिकमत अमली ऐसी है जिस पर अमल दरामद करके एक आम आदमी को, आम आवाम को अवेयर किया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि हमारे मुल्क में इतने वसाइल नहीं है जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है। अब इनसे बात कीजिएगा और हमें मुख्तसरन ये बताइएगा। ज़ालिम भाई यही बात कर रहा था और इसीलिए हम बात कर रहे हैं। इस वक्त यूनाइटेड नेशन जो स्पोर्ट है उसके पॉपुलेशन का, उसके इंचार्ज पंजाब के डॉक्टर जबील अवर साहब मौजूद है। इन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपने देखा कि आप पंजाब में ये काम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से, किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है? आप एक UN जहाँ पर फंड कर रहा है और UN बाकायदा लगातार अपनी फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, कौन से मसाइल हैं ऐसे जिन मसाइल की वजह से महकमा जो है वो अभी तक कोई प्रॉपर कोई काम डिलीवर नहीं कर पड़ रहा? मुख्तसरन इस बात को, ताकि हम इस बात को वाइंड अप कर सके कि पंजाब की सतह पर क्या मसाइल का सामना है आपको। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले मैं वक्त टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के दिन के अहमियत के को मद्देनजर रखते हुए आपने ये प्रोग्राम किया। इसमें जिस तरह शेख साहब ने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि फंडिंग का इन्हें गैप है, क्योंकि जो फेडरल से फंडिंग जो कमिट की गई थी वो इन्हें मिल नहीं रही। उसके अलावा दूसरा इशू ये है यहाँ पे कि पंजाब में बाकी सूबों की निस्बत कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट बेहतर है। अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो 30% है, पंजाब में 32-33% लोग फैमिली प्लानिंग का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो एक अलार्मिंग चीज़ है जो पंजाब में भी हमें फेस करनी पड़ रही है, तो 25% लोग वो हैं जो फैमिली प्लानिंग का कोई तरीका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको वो सहूलियात हम वहाँ पहुँचा नहीं रहे। अब देखें, ये सिर्फ बहबूद आबादी का अकेला काम नहीं है कि आप उन्हें रिसोर्सेज जितने दे रहे हैं कि वो पूरे पंजाब के 9 करोड़ आवाम को सर्विस दे सकेंगे। इसके लिए हमें गवर्नमेंट की जो ओनरशिप बड़ी ज़रूरी है कि जो फंडिंग गैप जो अभी शेख साहब ने जिक्र किया वो भी पूरे होने चाहिए और मज़ीद इसकी एक्सपेंशन भी करनी चाहिए। और जितने भी स्टेक होल्डर इस पर काम कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है, यूथ डिपार्टमेंट है, उन सबको मिलकर जब हम काम करेंगे तब हम रिजल्ट दे सकेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर। हमें चूंकि हेडलाइंस के लिए बढ़ना है, वक्त बहुत कम है इस इंतजाम इशू पर। आज दिन भर वक्त न्यूज पर बात होती रहेगी। ख्वाजा नसीर मौजूद है सूबाई महकमा बहबूद आबादी में दीगर मेहमानों के साथ। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। न्यूज़ लॉन्च में आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबरों की हेडलाइंस आपने जानी, कुछ खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर में एक इलाका है भिम्बरजांग में मुखालिफिन ने फायरिंग करके 4 भाइयों समेत 8 अफराद को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक भिम्बर के इलाके गरोन में तमाम अफराद पेशी के लिए अदालत जा रहे थे। उस दौरान मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग करके 8 अफराद को मौत के घाट उतार दिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मरने वालों में 4 सगे भाई भी शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक यह वाकया दोनों ग्रुप्स के दरमियान दरीना दुश्मनी के बायस पेश आया। हलाक होने वाले तमाम अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में एक अफसोसनाक सानहा पेश आया जिसमें 8 अफराद को कत्ल कर दिया गया और इन 8 अफराद में से 4 अफराद सगे भाई बताए जा रहे हैं। ये अफराद अदालत में किसी केस की समाअत के हवाले से पेशी के लिए जा रहे थे, जिस दौरान इन पर फायरिंग की गई और इन 8 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके तमाम जो तहकीकात है उसका अमल शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद आपसे बात करेंगे। अगली खबर आपको देते हैं खैरपुर से, जहां बस और कार के दरमियान तसादुम के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। खैरपुर में रसूलाबाद के करीब ज़ायरीन की बस और कार में टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में खातून समेत 8 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए रानीपुर और हंगोरजा के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि ज़ायरीन हजरत शहबाज कलंदर के उर्स से वापस पंजाब जा रहे थे कि हादसा पेश आ गया। हादसे के बायस दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। मोटरवे पुलिस और मुकामी लोगों ने गाड़ियों से मुसाफिरों को बाहर निकाला।
अमरीकी सेनेट में हक्कानी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार देने का बिल पेश कर दिया गया है। अमरीकी सेनेटर डायनान फिस्टन ने हक्कानी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए बिल अमरीकी सेनेट में पेश कर दिया है। बिल के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क दहशतगर्द तंजीम है और दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। डायनान फिस्टन का मजीद कहना था कि हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों के कत्ल में भी मुलव्वस है। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर कैमरन मंटर ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान और नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया है कि वो अमरीका के मुकम्मल हामी हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं से बात करें तो ऐसा लगता है कि मुल्क में बिजली का बहरान नहीं है। कराची में बरतानवी न्यूज एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सफीर ने कहा कि नेटो सप्लाई की बहाली पर ही बात खत्म नहीं होती। अमरीका को पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से निपटने के लिए अफगान दोस्तों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान मसला बनने की बजाय उसे हल करने वाला बने। नेटो सप्लाई की बहाली से दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका लड़ाई में मिलकर काम करने में आसानी होगी। इमरान खान और नवाज शरीफ के अमरीका मुखालिफ होने के सवाल के जवाब में कैमरन मंटर ने इंकशाफ किया कि दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में मुकम्मल तौर पर अमरीका की हिमायत का इजहार किया था। पाकिस्तान में तवानाई बहरान के हवाले से कैमरन मंटर का कहना था कि अगर पाकिस्तानी आला रहनुमाओं से बात की जाए तो ऐसा महसूस होता है कि मुल्क में बिजली की कोई कमी नहीं, बस अच्छे इंतजाम, इस्लाहात और नए निर्खों की जरूरत है। न्यूज लाउंज में कुछ और अहम खबर भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देंगे फैसलाबाद से, जहां बुध बाजार लगता है उसमें फायरिंग हुई है जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। फैसलाबाद का इलाका मिल्लत टाउन बुध बाजार में फायरिंग हुई है जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। फैसलाबाद के इलाके मिल्लत टाउन में आज बुध के रोज बुध बाजार का इनेकाद किया जाता है, जिसमें यकीनी तौर पर लोगों की बड़ी तादाद जाती होगी। अपनी खरीदो फरोख्त के हवाले से वहां पर फायरिंग का वाक़या पेश आया और इस वाक़े में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद का इलाका मिल्लत टाउन, जहां पर एक बाजार में 2 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला मौसूल हुई है। फैसलाबाद का इलाका मिल्लत टाउन, जहां बुध बाजार में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मजीद तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। ताम अब तक की ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक फैसलाबाद का इलाका मिल्लत टाउन, जहां फायरिंग हुई है जिसके नतीजे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। वाक़या कैसे पेश आया और जो मुल्जिमान हैं उनकी तलाश का सिलसिला भी शुरू हुआ है या नहीं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। फैसलाबाद का इलाका मिल्लत टाउन, जहां बुध बाजार में फायरिंग हुई है, उसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक की इत्तलात के मुताबिक। क्या मकतूलीन की शनाख्त हो पाई है या नहीं, उन्हें कहां मुंतकिल किया गया है, क्या कोई शख्स जख्मी तो नहीं हुआ है? जिस तरह बताया जा रहा है कि बुध बाजार में यह वाक़या पेश आया है, तो बाजार में यकीनी तौर पर लोगों की चहल पहल होती है, भीड़ होती है, लोगों की कसीर तादाद में लोग वहां पर मौजूद होते हैं। अगर सरेआम खुलेआम फायरिंग की गई है तो फायरिंग के जद में 2 अफराद के अलावा क्या कोई और शख्स भी आया है या नहीं, ये वो तमाम सवालात हैं, ये वो तमाम इत्तलात हैं जिनकी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और आपको भी लम्हा बलम्हा अपडेट करेंगे। फैसलाबाद के इलाका मिल्लत टाउन, जहां पर फायरिंग के जद में आने के बाद 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। फैसलाबाद का इलाका मिल्लत टाउन, जहां फायरिंग हुई है बुध बाजार में, जिसके नतीजे में 2 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद ऐसे हैं जो जाँ बहक हो चुके हैं इस वाक़े के नतीजे में। फैसलाबाद का इलाका मिल्लत टाउन, फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। फैसलाबाद में आज बुध के रोज मिल्लत टाउन के इलाके में बुध बाजार का इनेकाद किया जाता है। ये बाजार किस नौयत का है, इसमें किस किस्म की अशिया फरोख्त के लिए रखी जाती हैं, किस किस्म के लोग, कौन सा तबका यहाँ पर आता है खरीदो फरोख्त के हवाले से, और फायरिंग करने के बाद फायरिंग करने वाले क्या मौके से फरार हो गए, पुलिस ने किस हद तक ताक़ुब किया और उसके बाद अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये भी आप जान सकेंगे आने वाले बुलेटिन्स में। नाज़रीन, सियासी कुश्तियां तो चलती रहती हैं, लेकिन पहलवान बनने में कैसी खुराक और कितनी वर्जिश करना पड़ती है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे फरहान मीर की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला के पहलवानों ने पूरे बरे-सगीर में अपनी ताकत और फन का लोहा मनवाया। रहीम पहलवान सुल्तानी वाला को रुस्म हिंद का एजाज मिला। यूनुस पहलवान ने सितारा पाकिस्तान, अच्छा पहलवान ने शेर पाकिस्तान, उमर पहलवान और शाहद पहलवान ने रुस्तम पाकिस्तान के टाइटल जीते। पहलवान बनना कोई आसान बात नहीं।
जो वालिदैन अपने बच्चों को पहलवान बनाना चाहते हैं वो लगभग 5 या 6 साल की उम्र में इन्हें अखाड़े भिजवा देते हैं। साल 2 साल तो ये लड़का अखाड़े की खुदाई करता, डंड बैठ के निकालता और पहलवानों की मालिश करता है, और इसी दौरान वो सीनियर पहलवान से दौ पेच भी सीखता है। हमारे मुल्क की विरासत है, हमारे बाप दादा की विरासत है, और ये काफ़ी बुराइयों से बच जाएंगे ये लोग, मनशिया से बच जाएंगे, स्मगलिंग से बच जाएंगे, दूसरे ऐपों से बच जाएंगे। खान दी, दुध दी, मक्खन और इन्नियां चीज़ां खुराक ने बंदा सोच नहीं सकता कि एक मुंडे नूं 8 साल का बच्चा लैके उन्होंने पालीए ना तो 15 साल की उम्र जो पाकिस्तान का नेशनल चैंपीयन बनता है तो किन्ने रुपया खर्च होंगे ने, कौन करेगा? गवर्नमेंट और मदद करे इन्होंने मुंडियां दी तो इंशाल्लाह ताला मुंडे तैयार होंगे। खुराक को इस फन में ख़ास अहमियत हासिल है और खुराक में सरदाई तो लाजमी समझी जाती है। अखाड़े चलाने वाले सीनियर पहलवान तो सरदाई के बगैर पहलवानी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इनका कहना है कि हुकूमत देसी कुश्ती की सरपरस्ती करे तो ये फ़न तरक्की कर सकता है। कम से कम एक भलवान का खर्चा जो ना 1000 रुपया रोज़ का तो माड़ा बंदा नहीं गुजारा कर सकता। असी अपील करने हुकूमत पंजाब अगे कि यदी सरपरस्ती की जाए। मेरे 4 बच्चे ने, मेरा ज़हन है कि मैं 4 भलवानी करावां, लेकिन कोई वेखी दा माहौल देखूं फिर चुप करके बह जाइदा। सरदाई के अलावा गोश्त, दूध, अंडे वगैरह पहलवान की खुराक जेब पर खासी भारी पड़ती है। शायद इसी वजह से आज ये फन दम तोड़ रहा है और 7 पुश्तों से चले आने वाले पहलवान अब अपनी अगली नस्ल को पहलवान बनाने के लिए तैयार नहीं। आज से 20 साल कबल गुजरांवाला में 20 से ज़ायद खाड़े कायम थे, मगर आज 5 खाड़े आबाद हैं। हुकूमत जब तक इस फन की सरपरस्ती नहीं करेगी ये फन तरक्की नहीं कर सकेगा। कैमरामैन इमरान अली के साथ फरहान मीर, वक्त न्यूज़, गुजरांवाला। अब आपको खबर दे रहे हैं कि अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तान को रोकी जाने वाली इमदाद फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान को कोलिशन सपोर्ट में मिलने वाली इमदाद जो पाकिस्तान दहशत गर्दी की जंग के अंदर जो अपने खिदमात सर अंजाम दे रहा है उस के एवज पाकिस्तान को इमदाद का तावन और इमदाद की यकीन दहानी करवाई थी। अमेरिका ने मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम शुरू किए गए जिसमें एक बहुत बड़ा नाम सामने आता रहा कैरी लोगर बिल का भी, जिसमें तकरीबन $7.5 अरब की इमदाद पाकिस्तान को दी जानी थी। इसके अलावा कोलिशन सपोर्ट फंड के हवाले से पाकिस्तान को जो इमदाद मिलनी थी उसे रोक दिया गया और अब अमरीकी सेनेटर्स ने वो इमदाद फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत की है। अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है कि पाकिस्तान को रोके जाने वाले कोलिशन स्पोर्ट्स फंड की रकम फौरी तौर पर जारी कर दी जाए। अमरीकी सेनेटर्स की पाकिस्तान को रोके जाने वाले कोलिशन स्पोर्ट फंड की रकम जारी करने की हिदायत। अमरीकी सेनेटर्स की हिदायत, पाकिस्तान को रोकी गई रकम जारी करने की हिदायत की गई है। ये हिदायत की गई है अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से। अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से पाकिस्तान को रोके जाने वाली इमदाद फौरी तौर पर बहाल करने की हिदायत दी गई है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात गुज़श्ता 4 साल से काफ़ी मरतबा उतार चढ़ाव का शिकार रहे। खास तौर पर गुज़श्ता बरस नवंबर के अंदर मोहम्मद एजेंसी में सलाला चेक पोस्ट पर पेश आने वाले वाक़े के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक बार फिर सर्द मोहरी का शिकार हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघलना शुरू हुई और पाकिस्तान ने अमेरिका की नेटो सप्लाई को रोक दिया, जिसके बाद अमेरिका ने जोर दिया कि पाकिस्तान की नेटो सप्लाई को बहाल किया जाए और अब इस हवाले से बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है। कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। हुकूमत की जानिब से सरकारी महकमों में मेरिट के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों के बावजूद ग्रेड 20 से 22 तक के रिटायर्ड अफसरान ड्यूटियां दे रहे हैं, जबकि इन्हीं असामियों पर 30 अहल अफराद तैनाती के मुंतज़िर हैं। इस बारे में मजीद भी तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फैसल हकीम से। जी फैसल हकीम। अब तक जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से प्रेजेंटेशन दी गई है पार्लियामेंटेरियंस को, उसके मुताबिक 36 अफसरान ऐसे हैं ग्रेड 20 से 22 तक के जो रिटायरमेंट के बाद या तो एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं या उनसे दोबारा कंट्रैक्ट किया गया। और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक इन अफसरान को उसी वक्त हायर किया जाता है जब इनके मुकाबले में कोई और अफसर इनके मुकाबले का ना हो और इनकी जो सलाहियतें हैं वो गैर मामूली तौर पर हों। लेकिन 18 करोड़ की आबादी में इन 36 अफसरान के मुकाबले में कोई ऐसा अफसर ना मिल सके, ये कैसे हो सकता है? जबकि 30 अफसरान ऐसे हैं जो इस वक्त भी लाइन में है कि उन्हें किसी जगह पर पोस्ट किया जाए। जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मिसिज नसरीन हक को 4 जून 2012 से 3 जून 2014 तक के लिए दोबारा रखा गया है और इस वक्त वो स्पेशल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट खदमात सर अंजाम दे रही हैं। जो स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है मुनीर अहमद, उनकी खिदमात को भी दोबारा हासिल किया गया 29 अप्रैल 2012 से 28 अप्रैल 2014 तक के लिए। एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस डिवीज़न के एडवाइज़र राना असदुल्ला को दोबारा 16 अप्रैल 2012 से हायर किया गया है 15 अप्रैल
13 तक 1 साल के लिए। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस डिवीजन मिसेस यास्मीन अब्बासी को 12 अप्रैल 2012 से 11 अप्रैल 2014 तक के लिए दोबारा तैनात किया गया है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मोहम्मद उमर मोरियो को 1 जनवरी 2012 से 31 जनवरी 2014 तक तोसी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सिराज एस शमसुद्दीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इस वक्त एशियाई तरक्याती बैंक मनीला में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी खिदमात भी 26 नवंबर 2011 से 25 नवंबर 2013 तक दोबारा ली गई हैं, जबकि मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मंसूर सुहेल को अक्टूबर 2011 से 10 अक्टूबर 2014 तक के लिए तैनात किया गया है। मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही मोइनुल इस्लाम बुखारी को 31 दिसंबर 2011 से 20 सितंबर 2014 तक के लिए तैनात किया गया है। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स रियाज महमूद को 13 जुलाई से मजीद 1 साल के लिए मुलाजमत पर रखा गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट में जिन मजीद अफसरान का जिक्र किया गया उसमें वजीर सनत के कोआर्डिनेटर GM सिकंदर को 20 जुलाई 2011 से 19 जुलाई 2013 तक रिटायरमेंट के बाद दोबारा रखा गया है। DG सिविल सर्विस एकेडमी खालिद सुल्तान की खिदमात भी 1 जुलाई 2011 से 30 जून 2013 तक के लिए हासिल की गई हैं। सेक्रेटरी डिफेंस प्रोटेक्शन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद इकबाल की खिदमात 23 जून 2011 से 22 जून 2013 तक के लिए हासिल की गई हैं। सीनियर कंसल्टेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसी रिफॉर्म सेल्स एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के 2 अफसरान यावर ज़िया और मेयर शेर मोहम्मद की खिदमात बिल तरतीब 17 मार्च 2011 से 16 मार्च 2013 तक ली गई हैं। मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन गालिबुद्दीन को 5 जनवरी 2011 से 4 जनवरी 2014 तक के लिए दोबारा तैनात किया गया है। रिटायर्ड सेशन जज मंजूर अहमद को 2 साल के कंट्रैक्ट पर 4 अक्टूबर 2010 से 3 अक्टूबर 2012 तक के लिए सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस डिवीजन तैनात किया गया है। मेंबर फेडरल सर्विस कमीशन मोहम्मद अहमद मियाँ को 17 मार्च 2010 से 16 मार्च 2013 तक के लिए तैनात किया गया है। मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नगीबुल्लाह मलिक को 28 दिसंबर 2010 से 27 दिसंबर 2013 तक के लिए तैनात किया गया है। रेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मोहम्मद इस्माइल कुरैशी को 1 दिसंबर 2010 से 30 नवंबर 2013 तक के लिए दोबारा मुलाजमत पर रखा गया और इससे कबल वो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट काम कर रहे थे, जबकि जो चीफ मरदमशुमारी कमिश्नर है खिजर अयाद खान को 14 नवंबर 2010 से 13 नवंबर 2012 तक के लिए दोबारा तैनात किया गया है। ग्रेड 20 के ऑफिसर अब्दुल करीम अंसारी को 28 अक्टूबर 2010 से 27 अक्टूबर 2012 तक DG प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट तैनात किया गया है। ग्रेड 21 के ऑफिसर अनवर अली शाह को 15 मार्च 2014 तक के लिए DG नेशनल पुलिस ब्यूरो तैनात किया गया है। ग्रेड 20 के ऑफिसर मेजर रिटायर्ड खुरम गुलजार को 28 दिसंबर 2011 से 27 दिसंबर 2012 तक के लिए तैनात करके खिदमात सिंध हुकूमत के हवाले की गई हैं। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डीन इफ्तिखार अहमद की तैनाती 19 अगस्त 2009 से 18 अगस्त 2013 तक के लिए अमल में लाई गई है। डायरेक्टिंग स्टाफ नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज सजाद अशरफ की तैनाती 31 अगस्त 2010 से 30 अगस्त 2013 तक के लिए तैनाती की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक इकबालपुरी की खिदमात 2010 से 30 दिसंबर 2012 तक के लिए दोबारा ली गई हैं। सिंध के कोटे पर NIRC के मेंबर एजाज अली पीरजादा को 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2014 तक के लिए तैनात किया गया है, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोक विरसा खालिद जवेद को 29 सितंबर 2011 से 28 सितंबर 2013 तक के लिए तैनात किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के प्रेस सेक्रेटरी अकरम शहीदी की तैनाती 30 जुलाई 2011 से 29 जुलाई 2013 तक के लिए अमल में लाई गई है। उर्दू साइंस बोर्ड लाहौर के DG इकबाल नबी नदीम को 12 मार्च 2012 से 11 मार्च 2014 तक के लिए दोबारा रखा गया है। इसके अलावा चेयरमैन ओगरा सईद अहमद की तैनाती 13 अप्रैल 2012 से 12 अप्रैल 2016 तक के लिए की गई और मलक गुलाम खान डायरेक्टर कैबिनेट डिवीजन मलक की खिदमात 28 अगस्त 2012 से 25 अगस्त 2014 तक के लिए दोबारा हासिल की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अफसरान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जावेद तलब जो आलमी बैंक में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, उनकी मुद्दत 7 जुलाई 2012, ज्वाइंट सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस डिवीजन सैयद सुल्तान अहमद की मुद्दत 10 जुलाई 2012 और सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस डिवीजन बाकर अली राना की मुद्दत मुलाजमत 1 जुलाई 2012 को मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा ग्रेड 21 के मजीद 4 अफसरान कंट्रैक्ट की बुनियाद पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनमें शफीक अहमद खान चीफ इंस्ट्रक्टर नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज लाहौर, मिर्ज़ा शमसुल हसन डायरेक्टिंग स्टाफ नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज लाहौर, तोकीर अहमद DG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची और नेमतुल्लाह आबदी DG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
مینجمنٹ پشاور شامل ہیں. اور اس وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کے علاوہ 22 گریڈ کے 8 افسران اس وقت ایسے ہیں جن کو ابھی تک پوسٹنگ نہیں ملی ہے, اور ان 22 کے علاوہ 20 سے 22 تک کے 22 افسران ایسے ہیں جو یا تو OSD بنائے گئے ہیں یا وہ چھٹی پر ہیں. جی بہت شکریہ فیصل حکیم. ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے سرکاری میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور ریٹائرڈ افسران کو تعینات کیا گیا ہے, جبکہ بہت سے اہل افسران ابھی تک تعیناتی کے منتظر ہیں. اور اب نیوز لانچ میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں کیا چل رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لگایا سرگودا میں خیمہ. یہاں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سب ایک پاکستان میں بستے ہیں تو بجلی کی فراہمی کے مختلف پیمانے کیوں. ان کا کہنا تھا کہ وہ ایئر کنڈیشن چھوڑ کر گرمی اور حفظ کا راستہ اپنانے پر صرف اس لیے مجبور ہوئے ہیں کہ پنجاب کے غریب اور مجبور عوام کو امتیازی لوڈ شیڈنگ سے نجات ملے. انہوں نے سرگودا میں جاری 4 میگا پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے 55 کروڑ روپے کے فنڈ اور تحصیل ساہیوال میں اربوں روپے مالیت کے منصوبوں کا افتتاح کیا. لاہور کے جناح ہال میں پولیو مہم کی تشہیری مہم کے افتتاح کے بعد ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسر نور الامین مینگل نے کی پریس کانفرنس. انہوں نے کہا کہ 16 جولائی سے شروع ہونے والی سہ روزہ پولیو مہم کے دوران 2500 ٹیمیں 15 لاکھ بچوں کو قطرے پلائیں گی. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پولیو کے 100% خاتمے تک مہم جاری رہے گی. ضرورت پڑی تو دفعہ 144 بھی نافذ کریں گے. پولیس، وکیل اور ڈاکٹروں کے بعد لاہور کے وارڈنز نے بھی مار پیٹ شروع کر دی ہے. نولکھا میں چالان کرنے پر رکشہ ڈرائیور اشرف اور ٹریفک وارڈن کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جو بعد میں ہاتھا پائی تک پہنچ گئی. وارڈن نے بلایا ساتھیوں کو جنہوں نے ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنا کر سر پھاڑا اور فرار ہو گئے. واقعہ کے خلاف ڈرائیورز مشتعل ہو گئے اور سڑک بلاک کر کے نولکھا تھانے پر حملہ کر دیا جسے پولیس نے ناکام بنایا. پشاور میں تحریک انصاف کے مقامی رہنما ولی خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف 14 جولائی کو نیرو سپلائی، لوڈ شیئرنگ، بدامنی، کرپشن اور مہنگائی کے خلاف پشاور میں تاریخی احتجاجی ریلی نکالے گی. سیالکوٹ میں 5500 سال پرانا تاریخی اہمیت کا قلعہ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بھوت بنگلے میں بدلنے لگا ہے. قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بنیادیں بھی کمزور ہونے لگی ہیں. شہریوں نے محکمہ آثار قدیمہ سے قلعے پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے. سیالکوٹ میں بیٹی کا رشتہ نہ دینے پر باثر افراد ایک خاتون کو زخمی کر دیا اور غنڈہ گردی کا نشانہ بنایا. ملزمان کے خلاف مقدمات درج کروانے کے باوجود عدم گرفتاری پر غریب خاتون DPO آفس پہنچ گئی جہاں اس نے خود سوزی کی کوشش کی جسے لوگوں نے ناکام بنا دیا. گوجرانوالا میں محبت کی شادی جان لیوا ثابت ہوئی. لو میرج کرنے پر سگے بھائی نے فائرنگ کر کے بہن کو قتل کر دیا اور فرار ہو گیا. تربت میں بس پر فائرنگ کے واقعے میں قتل ہونے والے 2 دوستوں کی میتیں گوجرانوالا ان کے گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا. ہر آنکھ اشکبار تھی جبکہ خواتین غم سے نڈھال تھیں. روزگار کی آس لگا کر ایران جانے کے خواہش مند فیاض اور شہزاد کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. گڈو میں 9 مزدوروں کے قاتل سابق تعلقہ ناظم عبدالرؤف کھوسا کی عدم گرفتاری کے خلاف جسکم کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی. مظاہرین نے شٹ ڈاؤن ہڑتال بھی کی. جسکم کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے ورنہ سندھ بھر میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی. ماتلی میں گھریلو پریشانیوں سے تنگ خاتون نے زندگی کا خاتمہ کر لیا. گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کرنے والی خاتون شانتی کے شوہر کیلاش کولہی نے بتایا کہ وہ کھیت میں کام کرنے گیا ہوا تھا کہ اسے اپنی بیوی کی خودکشی کی اطلاع ملی. خیبر پختونخوا میں دریائے کابل میں ورثہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے جبکہ دریائے ادیزئی میں ادیزئی پل اور دریائے پنجکوڑا میں دیر کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. بوائے اسکاؤٹنگ کے ذریعے طلبہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی. یہ بات ڈپٹی کمشنر کلات آغا داد خان نے کلات بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے 3 روزہ تربیتی کیمپ کے اختتام پر کی. سہمن شریف میں مشہور صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے 760ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات جاری ہیں. عرس کے دوسرے روز ادبی کانفرنس منعقد کی گئی جس میں ملک بھر سے ادیب اور دانشوروں نے شرکت کی. پاکستان صاحب کو لے کے چلیں گے دنیا کے مختلف ممالک اور کھیلوں کے شائقین کے لیے لائیں گے کچھ خبریں کھیل کے میدان سے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. نیوز لانچ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی، وہاں جانتے ہیں کاروباری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد آصف. جی محمد آصف، بتائیے گا آج مارکیٹ نے کس ٹرینڈ سے آغاز لیا ہے؟
آج کراچی اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز ایک مرتبہ پھر گرین نمبرز کے ساتھ ہوا ہے. صرف 4 پوائنٹ کے ساتھ مارکیٹ نے اضافہ شو کیا ہے اور اس وقت نفٹی 100 انڈیکس میں 7 پوائنٹ کا اضافہ ہے. 13,382 پوائنٹ سے مارکیٹ کرنٹلی ٹریڈ کر رہی ہے. اس وقت نفٹی 100 انڈیکس میں 28 پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا اور ایک بار پھر 14,400 پوائنٹ کی سطح مارکیٹ عبور کر چکی ہے. کل مارکیٹ نے 14,400 پوائنٹ کی سطح کو کاروبار کے اختتام تک پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے اس لیول سے نیچے گر گئی تھی. آج ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھی خبر تھی کل ورکر ریمیٹنسز کے حوالے سے پاکستانی معیشت کے لیے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ورکروں نے جو ترسیلات بھیجی ہیں پاکستان وہ 13 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں. ایک ریکارڈ سطح ہے. پاکستان میں اتنا سرمایہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے کبھی نہیں آیا تھا. یہ ایک اچھی خبر ہے, اکانومی کے حوالے سے اچھی خبر ہے جس کے ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں. پازیٹیو آغاز ہے اور اس وقت مارکیٹ 14,400 کے لیول کی سطح سے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے. جی محمد آصف یہ بتائیے گا کہ کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جو گرین نمبرز میں ٹریڈ کر رہے ہیں؟ سیکٹر وائز اگر ہم پرفارمنس دیکھیں جو گرین نمبرز میں ہے اس میں سیمنٹ اسٹاکس, اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر کے چند اسٹاکس ہیں جس میں ہم گرین نمبر وٹنس کر رہے ہیں. مکس ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں انرجی اسٹاکس میں. ریفائنری سیکٹر تھوڑا سا نیگیٹو نمبرز میں, جبکہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن سیکٹر میں ہم پازیٹیو نمبرز وٹنس کر رہے ہیں. اس وقت چونکہ اضافہ صرف 20 سے 25 پوائنٹ کا ہے لہٰذا ہر سیکٹر جو ہے وہ مکس ایکٹیویٹی شو کر رہا ہے. سیمنٹ سیکٹر جو ہے وہ گزشتہ کئی روز سے کافی اچھا پرفارمر رہا ہے. آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سیمنٹ اسٹاکس میں اچھی ایکٹیویٹی ہے اور جس نے مارکیٹ کو 14,400 کے لیول کو عبور کرنے میں مدد بھی دی ہوئی ہے. جی اچھا محمد آصف یہ بتائیے گا کہ گولڈ پرائسز کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ گولڈ کی قیمتیں گزشتہ روز عالمی مارکیٹ میں 1592 ڈالر کی سطح پر کھلی تھی جس کی وجہ سے پاکستان میں اضافہ دیکھا گیا تھا. لیکن اس وقت کرنٹلی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ ٹریڈ ہو رہا ہے وہ 1572 ڈالر پہ ٹریڈ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آج کے دن جو پاکستان میں سونے کے دام کھولے جاتے ہیں 4 بجے کے قریب پورے ملک کے لیے, اس میں یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آج پاکستان میں سونے کی قیمت میں کمی واقع ہوگی. اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 1572 ڈالر پر سونا ٹریڈ کر رہا ہے. اچھا محمد آصف یہ بھی بتائیے گا کہ ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ کس طرح مارکیٹ کو افیکٹ کر رہی ہے؟ مارکیٹ میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکلی سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے خاص کر دوہری شہریت کے بل کو لے کر یہ ایک سب سے بڑا کیوس بنا ہوا ہے مارکیٹ کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو وزیر اعظم کے حوالے سے توہین عدالت کے قانون میں ترمیم ہے, اسی طریقے سے جو سب سے بڑی ایشو کراچی بیس ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایم پی ایم اور پیپلز پارٹی کا ابھی تک متفق نہ ہونا, یہ ایک جو ہے وہ ایک بار پھر ٹرننگ پوائنٹ اور سیاسی ہلچل ہو سکتا ہے جس کو انویسٹر جو ہے وہ کافی غور سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. اور ان کا یہی خیال ہے کہ جس طرح سیاسی صورتحال اپنی پوزیشن چینج کرے گی مارکیٹ بھی اسی طرح سے سائملٹینیسلی اسی پوزیشن پر موو کرتی ہوئی نظر آئے گی. آصف, پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے وہ پیسہ جو ریمیٹنسز کی صورت میں بیرون ملک رہنے والے پاکستانی پاکستان بھیجتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں, دوہری شہریت کا بل پاس ہو جانے کے بعد ماہرین کا کیا کہنا ہے کہ جو بیرونی سرمایہ ہے اس کی پاکستان میں آمد مزید بڑھ جائے گی؟ دیکھیں دوہری شہریت کا اس حوالے سے پاکستان میں سرمایہ کے بڑھنے کی وجہ تو شاید نہ بن سکے کیونکہ پاکستان میں سرمایہ صرف اس صورت میں آ رہا ہے یا تو کنزمپشن بیس سرمایہ آ رہا ہے جو لوگ بیرون ملک گئے ہوئے اور یہاں اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں, یا انویسٹمنٹ کے پرپس سے پاکستان میں سرمایہ بھیجتے ہیں. تو جس وقت فیوریبل انوائرمنٹ ہوگا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح ہوگی, انفراسٹرکچر ملے گا, گیس بجلی پانی یا انویسٹمنٹ کرنے کی کوئی اپرچونیٹی ملے گی تو پاکستان میں سرمایہ زیادہ تر آ سکتا ہے. دوہری شہریت کا بل اگر صرف سرمایہ کو اٹریکٹ کرے تو یہ بہت مشکل نظر آتا ہے. جی اچھا صرف یہ بتائیے گا کہ کل ایک اہم دن بھی ہے, 12 جولائی ہے, وزیر اعظم کے حوالے سے سماعت بھی ہے سپریم کورٹ میں, وہ چیز کس طرح افیکٹ کرے گی مارکیٹ کو؟
بالکل، جب بھی ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے کہ وزیر اعظم کے حوالے سے یا کسی بھی بڑی شخصیت کے حوالے سے کوئی بل کوئی کیس سپریم کورٹ میں آتا ہے تو اس کے بعد کافی زیادہ پینک رہتی ہے. سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے وہ مارکیٹ کی کاروباری سرگرمیاں یعنی کہ والیوم کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. مارکیٹ نیگیٹو ہو رہی ہو یا پازیٹو، لیکن انویسٹر جو ہے نہ شیئرز کو فروخت کرنے کے لیے آگے آتا ہے نہ بائنگ کرنے خریدنے کے لیے آگے آتا ہے. تو اس وقت جب بھی یہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے اور کل بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ مارکیٹ سے سرمایہ کار بالکل سائیڈ لائن رہنے کو ترجیح دیں گے. جو کاروباری حجم 8 اور 10 کروڑ شیئرز کا عموماً ہم ریگولرلی دیکھ رہے ہیں وہ بھی گھٹ کر 3 سے 4 کروڑ شیئرز تک رہ جاتا ہے. تو یہ سچویشن کل کے لیے یہی پریڈکشن ہے. انویسٹرز کا خیال یہ ہے کہ وہ نہ تو شیئرز کو آف لوڈ کریں گے نہ ہی نئی بائنگ کی طرف جائیں گے، بلکہ ویٹ کریں گے کہ آیا یہ سچویشن کس رخ اختیار کرتی ہے. اچھا آصف، یہ بتائے گا جیسے کہ آپ نے کل بھی بتایا تھا کہ نیٹو سپلائی کی بحالی کے بعد جو مارکیٹ ہے وہ مثبت طرف چل پڑی ہے، تو کیا ابھی بھی یہ جو پازیٹیو افیکٹس ہیں یہ مارکیٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، پاک امریکہ تعلقات پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. پاکستان امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ہماری سب سے زیادہ ٹریڈ، سب سے زیادہ رقم ہمیں امریکہ سے ہی آتی ہے اور ملتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ سب سے بڑا ایفیکٹ ہے. اس کا سب سے مین اگر ہم امپیکٹ دیکھنا چاہیں تو اس وقت دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹ مندی کی لپیٹ میں ہے، اور اس کی بیسکلی وجہ بھی یہی ہے کہ چائنا اور امریکہ کی اکنامک گروتھ کے جو نمبر آئے وہ کافی سلو ڈاؤن آئے ہیں. اس کے برعکس پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ابھی بھی گرین نمبر برقرار رکھی ہوئی ہے. مسلسل اس میں پوٹینشیل ہے، مسلسل مارکیٹ جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہے. اور اس کی انالیسس جب بھی ہم نے دیکھا. اچھا آصف، لاسٹ میں ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت ٹریڈنگ اسکرین پر کیا سچویشن ہے؟ اس وقت KSE 100 انڈیکس میں مجموعی طور پر 3 پوائنٹ کا اضافہ رہ گیا ہے. 14,376 پوائنٹ سے مارکیٹ کرنٹلی ٹریڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد آصف، ہمیں کراچی کی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو بتاتے ہیں بلوچستان امن و امان کیس کے سماعت بلوچستان میں سپریم کورٹ رجسٹری میں جاری ہے، جہاں پر موجود ہے 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی کر رہے ہیں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری. بلوچستان امن و امان کیس کی سماعت جو کہ گزشتہ 2 روز سے جاری ہے اس کا آغاز ہو چلا ہے. بلوچستان میں امن و امان کیس کی سماعت کے حوالے سے پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری بلوچستان پہنچے تھے. انہوں نے نوٹس دیا تھا بلوچستان میں ہونے والی ٹارگٹ کلنگ کا. انہوں نے لاپتہ افراد کو فوری طور پر بازیاب کرنے کا حکم دیا تھا. انہوں نے طلب کیا تھا اعلیٰ حکام کو، جس کے اندر FCC کے سربراہ اور دیگر خفیہ ایجنسیز کے سربراہ بھی شامل ہیں. سپریم کورٹ کوئٹہ رجسٹری میں بلوچستان امن و امان کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے. 3 رکنی بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور سماعت اس وقت شروع ہو چکی ہے. بلوچستان کوئٹہ رجسٹری میں اس وقت امن و امان کیس کی سماعت جاری ہے. گزشتہ روز جب سماعت ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے ایک لاپتہ شخص کے والد نے آ کر گڑ گڑانا شروع کر دیا اور انہوں نے وزیر اعلیٰ چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ سوال کیا کہ آپ 2013 تک تو اس عہدے پر قائم ہیں، لیکن جب آپ چلے جائیں گے تو اس کے بعد بلوچستان کے لوگوں کو مار دیا جائے گا. ملک کی صورتحال سے تو آپ کو آگاہ کیا، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. عراق کے دارالحکومت بغداد میں بس میں بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے. پولیس حکام کے مطابق بم دھماکہ عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمالی ضلع میں شیعہ کمیونٹی کے علاقے میں ہوا، جس کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 14 افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. واضح ہے کہ عراق میں 2006-07 سے بم دھماکوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ ماہ پرتشدد واقعات میں 237 افراد ہلاک ہوئے. سابق فلسطینی صدر یاسر عرفات کی بیوی نے فرانسیسی حکام سے اپنے شوہر کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. سوہا عرفات کے وکیل کے مطابق اس سلسلے میں پیرس میں قانونی درخواست بھی داخل کی گئی ہے. سوہا عرفات کی جانب سے یاسر عرفات کو زہر دے کر ہلاک کرنے کے دعوے کے بعد یہ مطالبہ سامنے آیا ہے. فلسطینی حکام نے رواں ہفتے ہی سابق فلسطینی رہنما کی قبر کشائی کی حتمی منظوری دی تھی. حکام نے سن 2004 میں فرانس کے ایک فوجی ہسپتال میں یاسر عرفات کی موت کی عالمی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے. یاسر عرفات کی موت کے متعلق نیا دعویٰ الجزیرہ ٹی وی کی دستاویزی فلم میں سامنے آیا. اس دستاویزی فلم کے مطابق 2004 میں عرفات کی موت کے بعد ان کی بیوہ کے حوالے کی جانے والی اشیاء میں خاص قسم کا تابکاری مادہ پولونیم 210 کے ذرات پائے گئے تھے.
बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन से ताल्लुक रखने वाली एवा राउसिंग नामी अमीर तरीन खातून को कत्ल कर दिया गया। एवा का खानदान 5.4 अरब पाउंड के असासे रखता है। दूसरी जानिब पुलिस ने कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कत्ल के मुहर्रिकात जानने की कोशिश की जा रही है। 2008 में पुलिस ने एवा के घर से हेरोइन और दूसरी नशा आवर अशिया बरामद की थी, जबकि एवा और उनके खानदान को गुज़िश्ता साल ड्रग्स के साथ अमरीकी सिफारतखाने में दाखिले की कोशिश पर गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ा था। मिस्र की आला तरीन आईनी अदालत ने सदर मोहम्मद मर्सी की जानिब से पार्लियामान की बहाली और उसका इजलास तलब करने का सदारती हुक्म मनसूख कर दिया है। मिस्र के नौमुंतखब सदर मोहम्मद मर्सी की जानिब से असम्बली की बहाली के सदारती फरमान और अदलिया की मुखालिफत के बावजूद पार्लियामेंट का इजलास मुनाकिद किया गया था। वाज़ेह है कि फौजी काउंसिल के सरबराह ने आईनी अदालत के हुक्म पर नौमुंतखब पार्लियामान तहलील कर दी थी। ताहम सदर मोहम्मद मर्सी ने पार्लियामेंट की बहाली का ऐलान कर दिया, जिससे फौजी काउंसिल और आईनी अदालत को नौमुंतखब सदर के खिलाफ कार्रवाई का नया मौका मिल गया। दूसरी जानिब इख्वानुल मुस्लिमीन और फौजी काउंसिल की मुखालिफ जमातों ने मोहम्मद मर्सी से इज़हार यकजहती का ऐलान किया है। न्यूयॉर्क में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर बेकाबू होकर फिलिंग स्टेशन में घुस गया। ताहम हादसे की सूरत में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में हादसा उस वक्त पेश आया जब ऑयल टैंकर का ड्राइवर तेज रफ्तारी में मोड़ काट रहा था कि ट्रक बेकाबू होकर गैस स्टेशन में जा घुसा। गैस स्टेशन से टकराते ही ऑयल टैंकर उलट गया, जिसके बाद टैंकर से धुआं उठना शुरू हो गया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के वक्त क्रीबी स्टोर से लोग खरीदारी में मसरूफ थे कि बराह रास्त हादसा देख कर खड़े न हो सके। यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। सरगोदा में सगे भाई की फायरिंग से 2 भाई जाँ बाक हो गए हैं। सरगोदा में सगे भाई ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 भाई जाँ बाक हो गए हैं। जायदाद के तनाजे पर यह फायरिंग हुई है सरगोदा में, जहां पर 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया है एक सगे भाई की जानिब से। सरगोदा में जायदाद के तनाजे पर एक सगे भाई ने अपने दीगर 2 भाइयों पर फायरिंग कर दी, जिसके बायस दोनों भाई हलाक हो गए। सरगोदा में जायदाद के तनाजे पर 2 भाई हलाक हो गए। सगे भाई ने फायरिंग करके 2 भाइयों को हलाक कर दिया। सरगोदा में सगे भाई ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया है और ये जायदाद का तनाजा था, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ। झगड़े के नतीजे में एक भाई की फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बाक हो गए। इसी बारे में बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हनान से। अब्दुल हनान, आखिर जायदाद का ऐसा कैसा तनाजा था कि 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया? जी, इसमें जो है ये सरगोदा का इलाका है, भागता वाला थाना इसका इलाका है, लालू वाली। यहाँ पे जो है भाइयों का आपस में घरेलू तनाजा था, जायदाद का कोई मसला था, उनके आपस में केसेस वगैरह भी चल रहे थे। गुज़िश्ता रोज जो है 2 भाई सोए हुए थे, तो जो मकतूल भाई है उसने उनको जो है वो कत्ल किया है, जिसके बाद जो है वो कुल्हाड़ियों के वार करके उनको मारा है। इस वाक़े के बाद जो है वो इलाके में खौफ और राज फैल गया, उनके टुकड़े किए गए हैं और पुलिस जो है मौके पे पहुंची और उनकी लाशें जो हैं वो अस्पताल पहुंचाई जा रही हैं। अच्छा अब्दुल हनान, ये बताइएगा कि पुलिस का क्या कहना है, जो जिसने कत्ल किया उसको गिरफ्तार किया गया है अब तक, या उसके लिए कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है अब तक? इस सिलसिले में पुलिस जो है ये कह रहे हैं कि उसके जो है रिश्तेदारों से पूछकर जारी है और जो है वो पुलिस जो है वो बहुत जल्द उसको गिरफ्तार वो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे और उसको ट्रेस पुलिस ने कर लिया है। हन्नान, इससे पहले भी इस किस्म के वाकयात जो पेश आए जो दरीना दुश्मनी या दरीना जायदाद के तनाजों पर थे, जिसके बाद आईजी पुलिस ने यह अहकामात जारी किए तमाम मुतल्लिका डीपीओ के फौरी तौर पर इस तरह के मुकदमात को खत्म किया जाए ताकि इस किस्म के वाकयात रोके जा सके। तो सरगोदा और इसके मुज़ाफ़ात के अंदर जो इस किस्म के वाकयात है उन पर ज़री पुलिस क्या अहकामात जारी कर रही है? इस सिलसिले में जो है पुलिस जो है वो अपने तौर पे तो जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि सरगोदा जैसा दही इलाका है, यहाँ पे जमीनें, पानी के झगड़े और दीगर जो इस तरह के मामलात होते हैं उसमें जो है वो जायदाद के तनाजात होते हैं, उसमें जो है वो आपस के मामलात होते हैं उनके, उसमें जब कोई वाकया हो जाता है फिर पुलिस इन्वॉल्व होती है। उससे पहले पुलिस जो है वो तनाजात को खत्म करने में फिलहाल कोई किरदार अदा नहीं कर रही है। इस सिलसिले में जो है वो मसालती कमेटियां बनाने का प्रोग्राम था कि थाने की सतह पर मसालती कमेटियां बने और जो ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं इनको थाना की सतह पर ही हल किया जाए, लेकिन इसकी अमली शक्ल अभी तक कोई सामने नहीं आई है। और अगर ये अमली शक्ल इसकी बन जाए तो ये जो है ये छोटे छोटे मसाइल थाने की सतह पे हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हनान, हमें अपडेट कर रहे थे सरगोदा से, जहां एक रिश्तेदार की फायरिंग से 2 सगे भाइयों को जायदाद के तनाजे की बिना पर कत्ल कर दिया गया। और स्पोर्ट्स राउंडअप में अब बात करेंगे पाले कैलर टेस्ट में पाकिस्तानी टीम को दरपेश मुश्किलात के बारे में और बात करेंगे जनूबी अफ्रीकन विकेट कीपर मार्क बाउचर के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऐलान पर। पाले कैलर टेस्ट में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 337 रन बनाकर आउट हो गई।
पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में खेल के इख्तिताम पर एक विकेट गंवाकर 47 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान को मजीद 84 रन के खसारे का सामना है। पाले के लिए टेस्ट के तीसरे रोज मेजबान श्रीलंका ने पहली इनिंग्स 44 रन 3 खिलाड़ी आउट पर दोबारा शुरू की। श्रीलंकन बल्लेबाजों ने जिम्मेदाराना खेल पेश किया और स्कोर को 337 रन तक पहुंचा दिया। समारावीरा ने 73 और पुराना वतेना ने 75 रन की इनिंग्स खेली। बॉलिंग के शोबे में जौहर दिखाने वाले परेरा ने बैटिंग में भी कमाल कर दिखाया और 75 रन स्कोर कर डाले। पाकिस्तान की जानिब से जुनैद खान ने 5 खिलाड़ी आउट किए, जबकि सईद अजमल ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जवाब में पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज एक मरतबा फिर बेहतर साबित न हो सका। ओपनिंग बल्लेबाज तौफीक उमर सिर्फ 4 रन बनाकर काला सिकारा की गेंद पर LBW हो गए। खेल के इख्तिताम पर मोहम्मद हफीज 8 और अजहर अली 6 के स्कोर के साथ विकेट पर मौजूद थे। टूर मैच के दौरान बेल्स आंख में लगने से शदीद जख्मी होने वाले जनूबी अफ्रीकन विकेटकीपर मार्क बाउचर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद जनूबी अफ्रीकन टीम आजकल इंग्लिश काउंटीज के खिलाफ टूर मैच खेलने में मसरूफ है। ताहम इसे सोमरसेट काउंटी के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। प्रोटीज लेग स्पिनर इमरान ताहिर की गेंद विकेटों से टकराई और बिल्कुल पीछे खड़े मार्क बाउचर की बाएं आंख में बेल्स जा लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। बाउचर को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया और मुतासिर आंख की सर्जरी की गई। जनूबी अफ्रीका की टीम में डॉक्टर मोहम्मद मूसा जी के मुताबिक मार्क बाउचर की आंख की सर्जरी 3 घंटे तक जारी रही। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का टाइम ट्रायल नवा मरहला भी बरतानवी ब्रैडले विगिंटन्स ने अपने नाम कर लिया। 41.5 किलोमीटर के फासले में उन्होंने खूब पैदल चलाए और डिफाई चैंपियन को पीछे छोड़ दिया। नवे मरहले के लिए ब्रैडले विगिंस येलो जर्सी को भी छोड़ने को तैयार नहीं और ऑस्ट्रेलिया हरीफ से 1 मिनट और 53 सेकंड्स के फर्क से पहली पोजीशन पर है विराजमान। रेस के शुरुका एक दिन के ऐलान के बाद आज से दोबारा रेस में हिस्सा लेंगे। T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने और पहले 2 एक रोजा मैचेस में न्यूजीलैंड को पछाड़ने के बाद अब काली आंधी सीरीज जीतने के लिए आज कीवीज टीम से भिड़ने बर्दाश्त न होगी। उधर कीवी टीम भी पिछली शिकस्त को भूलकर ये मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेगी। उधर वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर डैरेन सैमी ने सखावत का मुजाहिरा करते हुए अपने अनजहानी साथी के अहले खाना की मदद का फैसला किया है। वो कहते हैं कि मैच की फीस देंगे रोनाको मॉर्टन के अहले खाना को, जो मार्च में कार हादसे में जान गंवा बैठे थे। जिम्बाब्वे टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज टांटेंडा टाइबो ने 29 बरस की उम्र में मजहब की तबलीग के लिए क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब उनका नाम सितंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी शामिल किया गया था। टाइबो ने अपने 11 साल करियर में 28 टेस्ट मैचेस में एक सेंचुरी की मदद से 1546 रन बनाए, जबकि उन्होंने 150 एक रोजा मैचेस में भी 3393 रन स्कोर किए हैं। और रवामान लंदन में होने वाली ओलंपिक गेम्स के लिए 18 रुकनी कौमी हॉकी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। मेगा इवेंट से पहले खेले जाने वाले 5 प्रैक्टिस मैचेस में ही कौमी टीम की तैयारियों का पता चल जाएगा। 18 रुकनी टीम में कप्तान सुहेल अब्बास समेत मोहम्मद इरफान, सैयद काशिफ शाह, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद रिजवान जूनियर, फरीद अहमद, राशिद महमूद, मोहम्मद तौसीक, वसीम अहमद, मोहम्मद वकास, शफकत रसूल, अब्दुल हसीम खान, शकील अब्बासी, रिहान बट, रिजवान सीनियर, उमर भुट्टा और 2 गोलकीपर्स भी शामिल हैं। टीम मैनेजमेंट ने ओलंपिक्स गेमों से कबल 2 खिलाड़ियों को वापस भेजने का इख्तियार भी रखा हुआ है। और पाले के लिए टेस्ट के बारे में आपको अपडेट करते चले, जिसमें कल तक तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार था। आज पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज कर दिया और अब तक पाकिस्तान 1 विकेट गंवाकर 50 स्कोर बनाने में कामयाब हुआ है। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में हम आज आपको बताएंगे हॉलीवुड 3D एनिमेटेड फिल्म राइज ऑफ द गार्डियंस के मुतालिक। We go by many names and take many forms. We bring wonder. हॉलीवुड की 3D एनिमेटेड फिल्म राइज ऑफ द गार्डियंस का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। फिल्म राइज ऑफ द गार्डियंस मुसन्निफ विलियम जोइस की किताब द गार्डियंस ऑफ चाइल्डहुड पर बनाई गई है। फिल्म में द बुगी मैन एक मंसूबे के तहत बच्चों की उम्मीदों और ख्वाबों को तबाह करके दुनिया को मायूस करना चाहता है। ऐसे में सांता क्लॉज, ईस्टर बनी, द सीड मैन, टूथ फेरी और जैक फ्रॉस्ट बुराई के मंसूबे को खाक में मिलाने के लिए डट जाते हैं। फिल्म में अदाकार एलेक बॉर्डन, ह्यू जैकमैन, एलिसा फिशर, क्रिस पाइन और ज्यूडा लॉ ने फिल्म के पस मंजर में अपनी आवाज का जादू जगाया है। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज की जाएगी। That was just expression. Here we go. Everyone loves this slave.
हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज और उनकी अहलिया केटी होम्स ने तलाक को हतमी शक्ल दे दी है। 50 साल अदाकार टॉम क्रूज की 33 साल अदाकारा केटी होम्स के साथ तीसरी शादी थी। 2006 में हुई इस शादी के बाद दोनों की एक बेटी सूरी भी है। दोनों फनकारों ने तलाक हासिल करने के लिए मकामी अदालत से रुजू किया हुआ है। फरीकैन के वकील के मुताबिक दोनों शख्सियात के दरमियान तलाक के मामले पर तमाम मामला तय पा चुके हैं। अब तक ये तय नहीं हुआ कि 4 साल बेटी किसके पास रहेगी। कहीं सूरज की आबुताब, कहीं काली घटाएं, सावन और कहीं रिमझिम। बात करते हैं मौसम के हवाले से डीजी मैट आरिफ महमूद से। आरिफ साहब, आने वाले दिनों में मौसम के बारे में क्या पेशगोई करेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं गुज़श्ता 24 घंटे के बताऊंगा। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के बलाई इलाके और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिशें हुई हैं। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो जेलम में 51 मिलीमीटर हुई है और इस्लामाबाद में 39 मिलीमीटर हुई है। और इसी तरह सिंध में चोर में 23, सांगड़ में 22 और मिठी में 10 मिलीमीटर और हैदराबाद में 3 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और तो ये की जा रही है कि इन्हीं इलाकों के अंदर जो है अगले 24 घंटे के अंदर जो है वो मजीद बारिश होगी। खास तौर पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद डिवीजन। और जब हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में सखर, हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन में चंद मकामात पे जो है वो मजीद बारिश की तवक्को की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद साहब, डीजी मैट वक्त न्यूज़ के लिए वक्त निकालने का। आज के न्यूज़ लाउंज से अब तक के लिए इतना ही।